आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 461 चौंकाने वाली खबर। परिशिष्ट तांग शियू अस्पताल से निकल गया, लेकिन सीधे स्कूल लौटने के बजाय वह स्टार ब्लू विला क्षेत्र में वापस चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ओयांग लुलू और झांग शिन्या अभी तक नहीं गई थीं, बल्कि वे सोफे पर आराम से बैठी नाश्ता कर रही थीं, आइडल ड्रामा देख रही थीं और हंसते हंसते बातें कर रही थीं। क्या आप लोग काफी खाली रहते हैं? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। ओयांग लुलू सोफे से उछलकर उठी, चप्पल पहनी और बोली, हम सब बहुत व्यस्त हैं। ठीक है, अगर हम तुम्हारा इंतजार न कर रहे होते तो हम अब तक खरीदारी करने जा चुके होते। अति व्यस्तता, खरीदारी। तांग शियू वास्तव में ओयांग लुलू की बातों की तारीफ नहीं कर सका। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिन्या का कॉन्सर्ट कल रात है ना? झांग शिन्या मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, अपना बैग उठाया, उसमें से कॉन्सर्ट टिकटों का एक बंडल निकाला और तांग शियू को देते हुए कहा, महान प्रतिभावान तांग, चूंकि तुम कॉन्सर्ट में मेरे विशेष अतिथि बनने को तैयार नहीं हो तो कम से कम एक आम दर्शक बनकर मुझे थोड़ी इज्जत तो दिलाओ, है ना? ये लो कॉन्सर्ट टिकट, तुम इन्हें अपने सहपाठियों और दोस्तों को दे सकते हो। तुम सब मेरा समर्थन करने के लिए आ सकते हो। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कॉन्सर्ट के टिकट लेकर मुस्कुराई और बोली, दर्शक बनकर आना भी ठीक है। चूंकि आप जैसे बड़े सितारे ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है तो न जाना वाकई असभ्यता होगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंचकर आपका समर्थन करूंगी। झांग शिन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, महान प्रतिभा के धनी तांग, आपकी गरिमा में उपस्थिति से मुझे पूरा विश्वास है कि यह संगीत कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, क्या हम मजाक नहीं कर सकते? महान प्रतिभा तांग, कौन? मेरा तांग बोहू से कोई रिश्ता नहीं है। हे। झांग शिन्या ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजने की सुखद आवाज गूंज उठी। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी और शाही राजधानी से एक अनजान नंबर देखा। उनकी भौहें तुरंत तन गईं। जवाब देने के बाद उन्होंने कहा, मैं तांग शियू हूँ। कौन है? बॉस, यह मैं हूँ, ली जियाओ जी। फोन से एक आदमी की आवाज आए। तांग शियू ने एक पल सोचा और उसे याद आया कि ली शियाओ जी कौन था। वह तांग परिवार द्वारा पाला पोसा गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने ग्वांगयांग प्रांत में याओ परिवार से निपटने में तांग शियू की मदद की थी। तुम मुझे फोन कर रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? ली शियाओ जी ने कहा, बॉस, मुझे कुछ दिन पहले शाही राजधानी में स्थानांतरित किया गया था और परिवार ने मुझे कुछ खुफिया कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ कानून तोड़ने वाले कल दानव राजधानी में एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले हैं। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कानून तोड़ने वाले आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं? मुझे फोन करके आपका क्या मतलब है? ली शियाओ जी ने कहा, खुफिया जानकारी के अनुसार वे अपराधी मशहूर स्टार झांग शिन्या के कॉन्सर्ट में अपनी हरकतें अंजाम देने वाले हैं। आप इस समय दानव राजधानी में हैं और मुझे डर है कि झांग शिन्या के कॉन्सर्ट में शामिल होने पर आपको अचानक खतरा हो सकता है। फिलहाल सरकारी विभागों ने वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कदम उठाए हैं, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए मैंने सोचा कि आपको सूचित करना जरूरी है। तांग शियू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, आप जिन कानून तोड़ने वालों की बात कर रहे हैं वे किस तरह के लोग हैं? ली शियाओ जी ने कहा, ये देश के भीतर कुछ कट्टरपंथी तत्व होने चाहिए। हमारी जांच के बाद हमने पाया कि हमारे देश में कुछ लोगों के विचार अतिवादी और संशयवादी हैं। उन्होंने गुप्त रूप से एक छोटा समूह बनाया है और पिछले 2 वर्षों में इस संगठन ने कई ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिनसे सामाजिक स्थिरता को खतरा पैदा हुआ, लेकिन हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने उन्हें नाकाम कर दिया। हालांकि राज्य ने उनमें से अधिकांश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं और उनमें से कुछ अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। तांग शियू इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझती थी, इसलिए ली शियाओ जी द्वारा उल्लिखित चरम विचारों और निंदकवाद वाले लोग अभी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ थे और राज्य ने जानबूझकर इस खबर को दबा दिया, इसलिए उनके अस्तित्व के बारे में बाहरी दुनिया को व्यापक रूप से पता नहीं था। तथापि झांग शिन्या उनकी दोस्त थीं। अगर वे कट्टरपंथी तत्व झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में गड़बड़ी करने की कोशिश करते तो वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कुछ देर सोचने के बाद तांग शियू ने कहा, सरकारी विभागों, दानवों की राजधानी में हुई इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? ली शियाओ जी ने कहा, ये सुरक्षा मंत्रालय के छठे उपमंत्री लियू चांगशी हैं। उन्होंने कल रात दानव राजधानी में सुरक्षा विभाग से मिलने और कल रात झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया। तांग शियू ने कहा, मुझे लियू चांगशी की संपर्क जानकारी दीजिए। ली जियाओ जी ने आश्चर्य से कहा, बॉस, आप? तांग शियू ने कहा, झांग शिन्या मेरी दोस्त है, मैं उसके संगीत कार्यक्रम में परेशानी नहीं देख सकती। मुझे इसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के दौरान मैं शाही राजधानी जाऊंगी और आपको दावत दूंगी। बॉस, मुझे बस यही करना चाहिए। ली शियाओ जी के लहजे में चापलूसी का भाव झलक रहा था। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे संपर्क जानकारी भेजना न भूलें। बोलने के बाद तांग शियू ने फोन काट दिया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसके अलावा झांग शिन्या ने तांग शियू को खाली निगाहों से देखते हुए पूछा, तांग शियू, आपको किसने फोन किया? मुझे ये क्यों सुनने को मिला कि कल रात मेरे कॉन्सर्ट में कुछ दिक्कतें आने वाली हैं? आखिर चल क्या रहा है? तांग शियू ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे फोन करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सरकार के एक विभाग का सदस्य है। उसने मुझे बताया कि कल रात आपके संगीत कार्यक्रम में कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे और अगर उनके तरीके बहुत क्रूर हुए तो खूनी घटना भी हो सकती है। सुरक्षा विभाग का प्रमुख दानव राजधानी पहुंच चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। झांग शिन्या ने असमंजस में पूछा, कट्टरपंथी तत्व वे कौन हैं? तांग शियू ने कहा, एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। चीन की 1 अरब से अधिक आबादी में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग अतिवादी और संशयवादी होंगे।
ये लोग निजी तौर पर एक छोटा समूह बनाते हैं और पहले भी कुछ ऐसे खूनी कृत्य कर चुके हैं जिनसे सामाजिक स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। इस बार वे दानव राजधानी में आपके संगीत कार्यक्रम को निशाना बना रहे होंगे। अगर वे सफल हो जाते हैं तो इससे भारी नुकसान होगा और इसका भयानक प्रभाव पड़ेगा। झांग शिन्या का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर तांग शियू ने कॉन्सर्ट के बारे में जो कहा था वह सच हो गया तो इससे उसके प्रशंसकों को कितना नुकसान होगा और उसकी प्रतिष्ठा पर कितना असर पड़ेगा। झांग शिन्या ने गंभीर चेहरे वाले तांग शियू को देखा, जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और घबराकर बोली, तांग शियू, अगर मेरे कॉन्सर्ट में सच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे सहयोगियों से बात करके कॉन्सर्ट रद्द कर देना चाहिए? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, कॉन्सर्ट रद्द करना शायद बहुत परेशानी का सबब बनेगा। जहां तक मुझे पता है आपके लगभग सभी कॉन्सर्ट टिकट बिक चुके हैं, है ना? अगर ये रद्द होता है तो आपके प्रशंसक जरूर नाराज होंगे, जिसका आप पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके कॉन्सर्ट की तैयारी को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके सहयोगी भी इसे रद्द करने के लिए राजी नहीं होंगे। जाहिर है, सबसे अहम बात यह है कि देश के कुछ प्रभावशाली लोग शायद आपके कॉन्सर्ट का इस्तेमाल उन कट्टरपंथी तत्वों को पकड़ने और खत्म करने के अवसर के रूप में करना चाहते हैं। झांग शिन्या ने अपना मुंह खोला। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी निगाहें मदद के लिए केवल तांग शियू की ओर ही टिकी थीं। तांग शियू ने कहा, इस बार राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार नेता लियो चांगशी हैं। मैं उनसे सहयोग पर चर्चा करने के लिए अभी संपर्क करूंगा। अगर वाकई आपके संगीत कार्यक्रम में कोई कट्टरपंथी तत्व आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं तो हमें उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा और उनके जघन्य कृत्यों को रोकना होगा। झांग शिन्या ने कृतज्ञता से भरी आंखों से जल्दी से सिर हिलाया। बाद में तांग शियू ने ली शियाओजी द्वारा भेजे गए फोन नंबर पर झटपट डायल किया। कुछ ही सेकंड बाद फोन से एक गहरी आवाज आई, मैं लियू चांगशी हूँ। कौन बोल रहा है? तांग शियू ने कहा, नमस्कार मंत्री लियू, मैं तांग शियू हूँ। तांग शियू कौन है? लियू चांगशी का लहजा बहुत ठंडा था। तांग शियू ने कहा, मेरे दादा का नाम तांग गुशेंग है और मेरे सबसे बड़े चाचा का नाम तांग यूनपेंग है। फोन के दूसरी तरफ करीब 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक नर्म आवाज सुनाई दी, तांग शियू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तांग परिवार का वो बच्चा जो कई सालों से अलग था। बूढ़े तांग कैसे हैं? तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि? तांग शियू ने कहा, मंत्री लियू, मेरे दादाजी स्वस्थ हैं। मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूँ क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि कल रात दानव राजधानी में झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाला है जिससे सामाजिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा मुझे ये भी खबर मिली है कि इस सुरक्षा मामले की जिम्मेदारी आपकी है। क्या हम आमने सामने मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं? लियू चांगशी एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, तांग शियू, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। झांग शिन्या के कॉन्सर्ट की सुरक्षा का जिम्मा हमारे सुरक्षा विभाग और पुलिस मिलकर संभाल सकते हैं। आपको इस बात की चिंता क्यों है? तांग शियू ने गंभीरता से कहा, झांग शिन्या मेरी दोस्त है। इसके अलावा मैं खुद इस समय दानव राजधानी में हूँ और मदद करने की कुछ क्षमता रखता हूँ। लियू चांगशी ने कहा, मैं शांगरी-ला होटल के कमरा नंबर 8068 में हूँ। याद रखना, जब तुम इधर आओ तो सावधान रहना क्योंकि एक छोटी मछली जिसे हमने पहले खोजा था कमरा नंबर 8066 में ठहरी हुई है। ठीक है। तांग शियू सहमत हो गया। फोन रखने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने फिर कहा, मंत्री लियू, मुझे बहुत जिज्ञासा है, आपने सिर्फ एक फोन कॉल से मेरी पहचान की पुष्टि कैसे कर ली और उस छोटे मोटे अपराधी के बारे में भी बता दिया? लियू चांगशी ने कहा, आधे मिनट पहले मंत्रालय से किसी ने फोन किया और हमें आपका फोन नंबर दिया। तांग शियू को अचानक बात समझ में आ गई और उसने कहा, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद तांग शियू ने झांग शिन्या की ओर देखा और कहा, अब तुम आगे क्या करने वाली हो? झांग शिन्या ने कहा, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, लुलू, अगर तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो यहीं रुको और शिन्या का साथ दो। मैं पहले प्रभारी से मिलने जा रही हूँ और साथ ही कॉन्सर्ट के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए जिंगमिन द्वीप से विशेषज्ञों का एक समूह भी भेज रही हूँ। झांग शिन्या ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, तांग शियू, धन्यवाद। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? चूंकि हम दोस्त हैं इसलिए इतनी औपचारिकता मत निभाओ। इसके अलावा मैं ये भी नहीं चाहता कि सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले वे अपराधी लोगों को नुकसान पहुंचाते रहें। ओयांग लुलू ने कहा, या फिर मैं भी कुछ लोगों को भेज सकती हूँ। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं और लोगों को भेज देता हूँ। उस समय कोई चुपके से शिन्या की रक्षा करेगा, इसलिए अगर कुछ बदमाश कॉन्सर्ट स्थल में घुस भी जाते हैं तो वे शिन्या को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अध्याय 462 मुसीबतें बढ़ाना। एक अध्याय अनिवार्य। जिंगनिंग के हलचल भरे जिले में स्थित मैजिक सिटी शांगरी-ला होटल एक 5 सितारा होटल है जो एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और एक असाधारण रूप से भव्य इमारत का दावा करता है। तांग शियू लिफ्ट से कमरा नंबर 8068 के दरवाजे तक गई। उसने दस्तक दी और दरवाजा तुरंत अंदर से खुल गया। एक सतर्क युवक ने तांग शियू को देखा और पूछा, आप कौन हैं? तांग शियू। युवक ने सिर हिलाया, दोनों ओर के गलियारों में झांका, फिर वापस अंदर आकर बोला, श्रीमान तांग, कृपया अंदर आइए। जैसे ही तांग शियू कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि 4-5 लोग एक मेज पर बैठे लगातार अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे। अंदर लगे साधारण प्रोजेक्टर पर कई अव्यवस्थित चित्र चल रहे थे। मुंह के कोने पर एक काला तिल्लिए एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप प्रोजेक्टर के सामने बैठा स्क्रीन को देख रहा था। मंत्री जी, तांग शियू आ गए हैं। दरवाजा खोलने वाला युवक तेजी से लियू चांगशी के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लियू चांगशी ने अपना सिर घुमाया, तांग शियू को पास आते देखा और उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वे तांग शियू का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए, हाथ बढ़ाते हुए बोले, तांग शियू, मैंने लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। एल्डर तांग सचमुच भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसा उत्कृष्ट पोता मिला है। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मंत्री लियू, आप बहुत दयालु हैं। मैंने भी आपके वीरतापूर्ण कार्यों की कई कहानियां सुनी हैं। सच कहूं तो आप देश के रक्षक और जनता के संरक्षक हैं।
इस घटना के समाप्त होने के बाद मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सभी को भोज देना चाहूंगी। लियू चांगशी हंसते हुए बोले, तांग शियू, आपकी इतनी तारीफ सुनकर तो हमें शर्म आ रही है। आइए आइए बैठिए। शियाओ वांग, जाइए चाय बनाइए। तांग शियू ने कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं है। चलिए उन चरमपंथियों के मामले पर चर्चा करते हैं। दोनों के बैठ जाने के बाद लियू चांगशी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, सच कहूं तो हमें बड़ी मुश्किल से यह जानकारी मिली है कि चरमपंथियों का ये समूह, जो 1 साल से अधिक समय से छिपा हुआ है, एक और कदम उठाने की योजना बना रहा है। हमारे खुफिया विभाग ने सटीक जानकारी हासिल करने के लिए एक व्यक्ति की बलि भी दी, जिससे हमें मैजिक सिटी में झांग शिन्या के आगामी संगीत कार्यक्रम का पता चला। फिर उन्होंने खुद प्रोजेक्टर चलाया और स्क्रीन पर एक गंजे आदमी की तस्वीर दिखाई दी, जिस पर लिखा था, इसका नाम शी बियाओ है। देखने में तो यह एक आर्केड का मालिक लगता है, लेकिन छुपकर यह उस चरमपंथी समूह का सदस्य है। हमने इसकी जांच की है। पिछले कुछ सालों में ये कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। हमारे खुफिया कर्मियों की ट्रैकिंग के अनुसार हमने पुष्टि की है कि यह मैजिक सिटी पहुंच गया है और फिलहाल बगल वाले कमरे नंबर 8066 में ठहरा हुआ है। तांग शियू ने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग किया और तुरंत ही बगल के कमरे में शि बियाओ नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देख लिया। वह उस समय सिगरेट पी रहा था और एक कटार से खेल रहा था, जबकि उसके सामने सोफे पर 17 या 18 वर्ष की एक लड़की कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। स्क्रीन पर उसे गेम खेलते हुए दिखाया जा रहा था। क्या आपके पास केवल शी बियाओ के बारे में ही जानकारी है? उस चरमपंथी समूह के अन्य सदस्यों के बारे में कोई विशिष्ट खुफिया जानकारी नहीं है? तांग शियू ने पूछा। लियू चांगशी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास कुछ अन्य जानकारी तो है, लेकिन वह सटीक नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम ओल्ड वुल्फ है, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई तस्वीर, असली नाम या उसके बारे में कोई अन्य विवरण नहीं है। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने अभी तक झांग शिन्या से संपर्क नहीं किया है ना? लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्हें सतर्क करने के लिए हमने अभी तक उससे संपर्क नहीं किया है। हालांकि मैं कल दोपहर उससे संपर्क करने की योजना बना रहा हूँ। तांग शियू ने कहा, उससे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको पहले फोन किया था तब वह मेरे साथ थी। उसकी सुरक्षा के लिए मैं जिम्मेदार लोगों को तैनात कर दूंगा। साथ ही मैं कल कॉन्सर्ट स्थल पर जाकर आपके काम में सहयोग करूंगा। लियू चांगशी ने तुरंत कहा, तांग शियू, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम न जाओ। वे कट्टरपंथी सीधे साधे नहीं हैं। उदाहरण के लिए शी बियाओ को ही ले लो। वह एक समय सेवानिवृत्त सैनिक था, फिर कई वर्षों तक रहस्यमय तरीके से गायब रहा। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह उस आर्केड का मालिक बन गया। विभिन्न सुरागों के माध्यम से हमारी जांच से साबित होता है कि शी बियाओ के पास बहुत ही जबरदस्त कौशल है। अगर संगीत कार्यक्रम के दौरान तुम्हें कुछ हो जाता है तो हम एल्डर तांग को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। तांग शियू हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मुझे भी कुछ मार्शल आर्ट आती है। आम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लियू चांगशी अब भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांग शियू ने उन्हें रोकते हुए हाथ हिलाकर कहा, मंत्री लियू, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। झांग शिन्या मेरी दोस्त हैं और मैं उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा और फिर आपके लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ये सुनकर लियू चांगशी को बहुत राहत मिली और वह हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं मैजिक सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के नेताओं से मिल चुका हूँ। यह अभियान हम दोनों पक्षों का संयुक्त प्रयास होगा। सशस्त्र पुलिस और स्वॉट टीमें भी गुप्त रूप से घात लगाकर बैठेगी और बड़ी संख्या में सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो हमारे लोग तुरंत कार्रवाई करके उसे रोक देंगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर मुझे राहत मिली। अगर और कुछ नहीं तो मैं अब चलता हूँ। हम हमेशा संपर्क में रहेंगे। ठीक है। लियू चांगशी ने सिर हिलाया और तांग शियू को कमरे से बाहर तक स्वयं छोड़ने के बाद उनका चेहरा भावहीन हो गया। जिस युवक ने पहले तांग शियू के लिए दरवाजा खोला था उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मंत्री जी, ये तांग शियू तो बस मुसीबत खड़ी कर रहा है। आपने उससे समझौता क्यों किया? लियू चांगशी ने बेबसी से कहा, आखिरकार वह तांग परिवार का सदस्य है और झांग शिन्या का दोस्त भी। उसके हाव भाव से लगता है कि वह इस मामले में जरूर शामिल होगा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी और वह अपनी मनमानी करेगा तो आसानी से अफरा तफरी मच सकती है। इसके अलावा उसका मोबाइल नंबर ट्रैक कर लो ताकि जब कॉन्सर्ट हो तो वह कहीं भी हो हमें पहले से पता चल जाए। शियाओ वांग, 2 लोगों का इंतजाम करो। जैसे ही वह कॉन्सर्ट स्थल पर पहुंचे चुपचाप उसकी सुरक्षा करो। युवक ने कहा, मंत्री जी, क्या हमें अब भी उसकी रक्षा करनी होगी? लियू चांगशी ने आह भरते हुए कहा, अगर हमारे मिशन के दौरान उसे कुछ हो गया तो क्या आपको लगता है कि तांग परिवार का वह बूढ़ा आदमी इसे ऐसे ही जाने देगा? आपने शाही राजधानी से अफवाहें तो सुनी ही होंगी। एल्डर तांग शियू के प्रति अपनी गलतियों की भरपाई के लिए उसे पिघलने के डर से मुंह में और गिरने के डर से हाथ में थामे रखता है। हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हमने उसकी सुरक्षा के लिए केवल 2 लोगों को ही तैनात किया है। कितना परेशान करने वाला है, इससे तो हमें परेशानी ही हो रही है। युवक ने कुछ बुदबुदाया लेकिन फिर भी सिर हिलाया। शाम के 4:30 बज चुके थे जब तांग शियू शांगरी-ला होटल से निकला। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह स्कूल जाकर अपने सहपाठियों को कॉन्सर्ट के टिकट देगा जो झांग शिन्या ने उसे दिए थे। हालांकि मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जाते समय उसने गु शियाक्सू को फोन किया और उससे अनुरोध किया कि वह देश में बेदाग पृष्ठभूमि वाले कुछ प्रभावशाली विशेषज्ञों को भेजे। हालांकि गु शियाक्सू को यह स्पष्ट नहीं था कि तांग शियू को इतने सारे विशेषज्ञों की आवश्यकता क्यों है। उसने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत 40 विशेषज्ञों को तांग शियू के आदेश की प्रतीक्षा में भेज दिया। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी। जब तक तांग शियू शिक्षण भवन के नीचे पहुंचे तब तक कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। वे कक्षा में नहीं गए बल्कि अपनी कार में बैठकर मुख्य द्वार से लगातार बाहर निकलते छात्रों को देखते रहे। अचानक तांग शियू की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने एक परिचित को देखा। ये लियानियान। बीप बीप। तांग शियू ने कार का हॉर्न बजाया और तुरंत ही शिक्षण भवन से बाहर आ रहे कई छात्र उसकी ओर देखने लगे। क्या वह तांग शियू है?
हे भगवान, मैंने सच में तांग शियू को देख लिया। वो तो आजकल स्कूल ही नहीं आ रहा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो आज यहाँ है। वह बहुत अमीर लगता है। क्या वह कार लैंड रोवर रेंज रोवर है? मैंने सुना है कि सबसे सस्ती वाली की कीमत भी लगभग 10 लाख है। तांग शियू अब एक बड़ा सितारा है। वह स्कूल में क्या कर रहा है? कक्षाएं तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। कई लोग रुककर देखने और चर्चा करने लगे। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनकर यी लियानयान और उसके कुछ सहपाठी भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। तांग शियू को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और अपने रूममेट्स की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से तांग शियू की ओर दौड़ पड़ी। तांग शियू ने कार का दरवाजा खोला, दौड़ते हुए आए यी लियानयान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। यी लियानयान तांग शियू के सामने दौड़कर आई और उसकी बात सुनकर तुरंत अपना पैर उठाकर उसकी पिंडली पर लात मारी। फिर गुस्से से बोली, मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के पंजीकरण से पहले ही तुम्हें पता था कि मेरा इस स्कूल में दाखिला हो गया है और तुम्हारा भी इस स्कूल में दाखिला हो गया है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तांग शियू हंसते हुए बोली, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मैं जानबूझकर आपको दिखावा करके ये तो नहीं कह सकती कि मुझे मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है ना? आप, यी लियानयान ने गुस्से से कहा, तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो। तांग शियू हंसते हुए बोली, ठीक है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहिए था क्योंकि तुमने पूछा नहीं था। कैसा रहेगा अगर मैं कुछ दिनों में अपना काम खत्म कर लूं, तो मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगी और कुछ हैंडसम लड़कों से मिलवाऊंगी। ठीक रहेगा? यी लियानयान ने थोड़ी नखरेबाजी के साथ तांग शियू को घूरकर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सुंदर लड़कों की परवाह कौन करता है? मुझे अपना फोन नंबर फिर से दे दो। मेरा पिछला फोन खो गया है और मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा है। मैंने तो राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में जियोलोग द्वीप जाकर मोअवेन और बाकी लोगों से तुम्हारा नंबर मांगने का प्लान बनाया था। तांग शियू मुस्कुराया, यी लियानयान को अपना नंबर बताया और फिर हंसते हुए बोला, अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, है ना? यात्रा खर्च में काफी बचत हो गई। यी लियानयान ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे हर जाना वसूल करूंगी। वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हो। स्वागत समारोह में तुम्हारे गुकिन वादन के प्रदर्शन के बिना मुझे तो पता ही नहीं चलता। तांग शियू, तुम इतने कमाल के कैसे हो? तुम अभी भी विश्वविद्यालय के छात्र हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा व्यवसाय शुरू कर दिया है। इतने प्रभावशाली लोगों को जानते हो और तो और। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम मेरे प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि तुम इसे थोड़ी देर के लिए रोक लो। मुझे बाद में कुछ काम करना है। यी लियानयान ने उलझन में पूछा, आप बाद में क्या कर रहे हैं? तांग शियू ने कहा, मैं अपने सहपाठियों को कुछ चीजें देने स्कूल जा रही हूँ और फिर मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। वैसे क्या आपके पास कल रात समय है? क्या आप मशहूर स्टार झांग शिन्या के कॉन्सर्ट में जाना चाहेंगे? अध्याय 463, एक सुनहरे घर में रखेल रखना, 2 अपडेट की गारंटी। यी लियानयान ने कहा, मैं सच में जाना चाहती हूँ। आखिर झांग शिन्या मेरी आदर्श हैं, लेकिन कॉन्सर्ट का टिकट बहुत महंगा है और मैंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि टिकट बिक चुके हैं। इसलिए अगर मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकती। तांग शियू ने अपनी जेब में हाथ डाला, मानो वह अपनी स्पेशियल रिंग से कॉन्सर्ट टिकटों का बंडल निकाल रहा हो, और पूछा, तुम्हें कितने चाहिए? यी लियानयान की आंखें चमक उठीं और उसने बिना किसी झिझक के कहा, 4। तांग शियू ने लापरवाही से लगातार सीटों वाले 4 टिकट निकाले, उन्हें उसे सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, संयोग से मुझे कुछ कॉन्सर्ट के टिकट मिल गए। चूंकि आप लोग जाना चाहते हैं तो इन्हें ले लीजिए। यी लियानयान ने प्रशंसा करते हुए कहा, तांग शियू, तुम कमाल हो, इतनी सारी चीजें हासिल कर पाना। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं कहता हूँ यी लियानयान, हम आखिरी बार कब मिले थे? तुम इतनी चापलूसी करने वाली कैसे बन गई? मुझे अभी भी याद है किसने कहा था कि वे मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे और मेरी संपत्ति का कम से कम 10वां हिस्सा हासिल करेंगे। यी लियानयान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, पहले जो था सो था, अब जो है सो है। किसने सोचा था कि तुम इतने असाधारण होगे? अभी तो सिर्फ एक छात्र हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यवसाय और धन है। मैंने जो लक्ष्य पहले तय किया था वह अब व्यर्थ हो गया है, वह घटकर 1% रह गया है। पफ। तांग शियू अपनी हंसी नहीं रोक सका, वह उसकी बातों से पूरी तरह हार गया था। कहते हैं ना, औरतें चंचल होती हैं, और उसने आज ये बात बखूबी जान ली। यी लियानयान मुस्कुराई और बोली, तांग शियू, अब मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है, इसलिए मैं पहले कैंटीन में खाना खाने जा रही हूँ। छात्रावास में मेरी अच्छी बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। 2-4 दिन बाद जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे जरूर फोन करना। तांग शियू ने कहा, बिल्कुल। यी लियानयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मुड़ी और थोड़ी दूर खड़ी अपनी सहेलियों की ओर चल पड़ी, और तुरंत ही वे सब उसे घेर कर बातें करने लगीं और उससे सवाल जवाब करने लगीं। कुछ मिनट बाद तांग शियू ने युएकाई, हु किंगसोंग और अन्य लोगों को निराश होकर शिक्षण भवन से बाहर जाते देखा और तुरंत उनसे मिलने चली गई। बॉस टैंग, आप स्कूल में क्यों हैं? युएकाई थोड़ा हैरान हुआ और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। तांग शियू ने उनके आश्चर्यचकित चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको कुछ सामान देने आई थी और मैं जल्द ही जा रही हूँ। हु किंगसोंग ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी चीजें? तांग शियू ने उसे बचे हुए लगभग 1 दर्जन कॉन्सर्ट टिकट सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये झांग शिन्या के कॉन्सर्ट के टिकट हैं और सीटें काफी अच्छी लग रही हैं। आप लोग मू वानयंग और उनके ग्रुप को 4 टिकट दे दीजिए, बाकी आप लोग आपस में बांट लीजिए। कॉन्सर्ट के टिकट। उनमें से कई लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वे सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद हु किंगसोंग के शब्द, जो उत्तर पूर्वी लहजे से भरे हुए थे, उनके कानों तक पहुंचे। बॉस तांग तो वाकई कमाल हैं, ये सभी टिकट पहली कुछ पंक्तियों के लिए हैं। मुझे ऑनलाइन कीमत याद है, हर टिकट की कीमत कम से कम 2 या 3 हजार युआन है ना? तांग शियू मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, तुम लोग जाओ खाना खा लो। मुझे आज रात कुछ खाना है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं खाऊंगा, कल से मैं कक्षा में आऊंगा। युएकाई ने झट से कहा, बॉस तांग, मेरे लिए गाड़ी छोड़ दीजिए। ठीक है। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर लापरवाही से कार की चाबियां युएकाई की ओर फेंकते हुए बोली, तो पहले तुम मुझे वापस ले जाओ और फिर इसे वापस ले आओ, समझ गया? युएकाई ने कार की चाबियां पकड़ी और मुस्कुराते हुए लैंड रोवर रेंज रोवर की ओर चल पड़ा।
जल्द ही युएकाई तांग शियू को स्टार ब्लू विला क्षेत्र तक ले गया और गेट के बाहर रुकने के बाद तांग शियू अभी कार से बाहर ही निकला था कि उसने युएकाई को भी बाहर निकलते देखा। क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? युएकाई मुस्कुराया और बोला, जल्दी नहीं है, वे लोग मेरे लिए खाना ले आएंगे। मैं अंदर जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे याद आया कि झांग शिन्या और ओयांग लुलू अभी भी अंदर हैं, तो उसने तुरंत कहा, स्कूल में ही पी लो, गाड़ी से जल्दी पहुंच जाओगे। युएकाई दंगम हो गया। उसने तांग शियू को गौर से देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और बिना कुछ कहे वह विला के प्रांगण की ओर दौड़ पड़ा। मात्र 12 सेकंड में वह विला के मुख्य हॉल में पहुंच गया। अंदर सोफे पर बैठी दो परी जैसी महिलाओं के चेहरों पर नजर पड़ते ही उसके कदम रुक गए और उसका मुंह खुला रह गया। तांग शियू एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अंदर आई और युएकाई के हैरान चेहरे को देखकर बेबसी से बोली, मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल जाकर पानी पी लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा छोटा सा दिल इसे सहन नहीं कर पा रहा है ना? पहले ही मैं ये कह दूं, अगर तुम सुंदरियों को पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। पफ हे झांग शिन्या और ओयांग लुलू सोफे से उठ खड़ी हुई। युएकाई के अचंभित चेहरे और खुले मुंह को देखकर वे तुरंत हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। तथापि वह खूबसूरत कविता मुस्कान सबका ध्यान खींच लेती है और सौं को मोहित कर लेती है। इस समय दोनों महिलाओं की मनमोहक मुस्कानों को पूरी तरह से व्यक्त करती है। उनकी सुंदरता से पहले से ही मंत्रमुग्ध युएकाई का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसका रक्तचाप बढ़ने लगा। थप्पड़ तांग शियू ने युएकाई के कंधे पर थपकी मारकर उसे जगाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बेवकूफी मत करो, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुमने पहले कभी खूबसूरत औरतें नहीं देखी हूँ। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ये मेरी दोस्त ओयांग लुलू है। मुझे झांग शिन्या का परिचय देने की जरूरत नहीं है ना? तुम्हारे बिस्तर के पास जो पोस्टर लगा है उसी की तस्वीर है। युएकाई ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और वह हकलाते हुए बोला, बॉस तांग, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? अभी तक तो मुझे लगा था कि आप कोई रखेल रख रहे होंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इस विला में आपके पास सचमुच 2 रखेलें होंगी, और वे तो उच्च कोटि की रखेलें हैं। कैनरी पक्षी। तांग शियू अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसने अपना सिर हिलाया। झांग शिन्या और ओयांग लुलू ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। अचानक उन्हें लगा कि तांग शियू की दोस्त वाकई बहुत दिलचस्प है। तांग शियू ने युएकाई पर ध्यान नहीं दिया और ओयांग लुलू से कहा, लुलू, फ्रिज में जाओ और इस लड़के के लिए एक ड्रिंक लाओ, फिर जल्दी से इसे यहाँ से भेज दो। ऐसे सहपाठी और रूममेट का होना वाकई बहुत शर्मनाक है। ओयांग लुलू ने आज्ञाकारी होकर फ्रिज की ओर दौड़ लगाई, 2 बोतल पेय पदार्थ निकाले, एक युएकाई को दी, फिर दूसरी बोतल का ढक्कन खोलकर तांग शियू को देते हुए कहा, डार्लिंग, तुम्हारी सहपाठी को प्यास लगी है, तुम्हें भी प्यास लगी होगी, है ना? लो, मैंने तुम्हारे लिए ढक्कन खोल दिया है, जल्दी से पी लो। ओह हाँ, शिन्या ने अभी कहा था कि हमारे बिस्तर का कंबल बदलना है। उसने अलमारी से खुद एक बहुत सुंदर कंबल चुना है और कहा कि यह उसका पसंदीदा है। आज रात इस पर सोने से अच्छे सपने जरूर आएंगे। पफ, खांसी। युएकाई ने जब ओयांग लुलू को तांग शियू के लिए बोतल का ढक्कन खोलते देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। उसने खुद बोतल खोली और एक घूंट लिया और अभी पूरी तरह निगला भी नहीं था कि अचानक ओयांग लुलू की कही बातें सुनकर वह लगभग दम घुटने लगा। खांसी के दौरे के बाद उसका चेहरा, जो लगभग एक स्त्री के चेहरे जैसा लाल था, एकदम लाल हो गया। तांग शियू ने आंखें घुमाई, हाथ बढ़ाकर युएकाई की पीठ पर 2 बार थपथपाया और चिड़चिड़ाते हुए कहा, लुलू, उसे चिढ़ाना बंद करो। उसे गला घोंटकर बेवकूफ बनाना एक बात है, लेकिन अगर तुम उसका गला घोंटकर उसे मार डालोगी तो ये जीवन और मृत्यु का मामला है। भाड़ में जाओ। इस समय युएकाई आखिरकार संभल गया। उसका चेहरा, जो अंडा देने वाली मुर्गी की तरह लाल था, और उसकी गुस्से से भरी आंखें तांग शियू को घूर रही थीं और उसने पुकार कर कहा, बॉस तांग, मुझे आज ही एहसास हुआ कि आप कितने बेशर्म हैं। ये कहने के बाद वह विला के दरवाजे से तेजी से बाहर निकल गया। तांग शियू ने जाते हुए उसकी आकृति को देखा, उसके होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, ये लड़का हमेशा खूबसूरत लड़कियों को पटाने की बातें करता है और मुझे पाखंडी कहकर लगातार कोसता रहता है। आज आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया। लुलू, तुमने अभी जो कहा वह बहुत चालाकी भरा था, लेकिन तुम एक लड़की हो, इसलिए आगे से ऐसी बातें कम बोलो। अगर बाहर के लोग गलत समझ लें तो अच्छा नहीं होगा। ओयांग लुलू ने अपनी छाती फुलाकर तांग शियू की ओर सीधे देखते हुए कहा, मुझे डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा दिखावा हकीकत बन जाएगा और तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। ये सुनकर तांग शियू तुरंत दूसरी मंजिल की ओर दौड़ा और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद पीछे मुड़े बिना बोला, खाना परोस दिया गया है। आप दोनों खाना खत्म करने के बाद जल्दी से अपना काम निपटा लीजिए। झांग शिन्या मुस्कुराते हुए खड़ी रही। तांग शियू के सीढ़ियों से ऊपर चले जाने के बाद उसने ओयांग लुलू की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, लुलू, क्या तुम तांग शियू को पसंद करती हो? ओयांग लुलू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, अगर मुझे वो पसंद नहीं होता तो मैं उसके पास क्यों आती? लेकिन ये लड़का साफ साफ जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, फिर भी वो अनजान होने का नाटक कर रहा है। झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, शायद वह अभी तैयार नहीं है। ओयांग लुलू ने चिढ़कर कहा, मैं एक लड़की हूँ और मैं तैयार हूँ, लेकिन वो छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके, और ऐसा कोई सोने से जड़ा हुआ जैड नहीं है जिसे उखाड़ा न जा सके। एक दिन मैं प्यार की छोटी सी लौ से उसके ठंडे दिल को पिघला दूंगी। हा, लुलू, तुम बहुत मजेदार हो। झांग शिन्या लगातार हंसती रही। ओयांग लुलू ने गर्व से अपना सिर झुकाया। अचानक, जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बस चुटकुले सुनाने में मशगूल थी और उससे जरूरी बात पूछना ही भूल गई। क्या हमें अभी जाकर उससे पूछना चाहिए कि सुरक्षा विभाग के लोगों से उसकी बातचीत कैसी रही? झांग शिन्या के चेहरे से मुस्कान लहरों की तरह गायब हो गई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, चलो रात के खाने के दौरान उससे पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर स्थिति वाकई खराब होती तो तांग शियू लौटते ही मुझे बता देता।
ओयांग लुलू ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि तांग शियू हम दोनों से थोड़ा छोटा है, लेकिन वह बहुत परिपक्व और स्थिर है। वह जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है, और अगर हालात वाकई खराब होते तो वह निश्चित रूप से हमें सीधे बताता और हमें बचाव के उपाय भी बताता। झांग शिन्या ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खाना खाने के बाद तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? मुझे आज रात गाने का अभ्यास करना है और तुम मेरा साथ दे सकते हो। ओयांग लुलू एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, मुझे अपना पता बताइए, मैं वापस जाकर कुछ व्यवस्था कर लूंगी और फिर आपसे मिलने आऊंगी। झांग शिन्या ने कहा, ओह हाँ, मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था और आप इतने रहस्यमय रहे हैं। इस बार आप मैजिक सिटी में क्या कर रहे हैं? अभी भी एक रहस्य है। ओयांग लुलू खिलखिलाकर हंस पड़ी और झटपट सोफे की ओर दौड़ पड़ी। मन ही मन वह कुछ योजनाएं बना रही थी, सोच रही थी कि जिस दिन राज खुलेगा उस दिन वह ये सुनिश्चित करेगी कि झांग शिन्या वहां जरूर मौजूद हो। अध्याय 464 योजना। गठबंधन नेता की ओर से 8वां अद्यतन। दानव शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल रासायनिक कारखाने के अंदर चश्मा पहने एक दुबला पतला विद्वान दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक बड़े गोदाम में टाइम बम बना रहा था। उसकी आंखों में लगातार एक क्रूर चमक दिखाई देती थी, मानो वह किसी खूनी दृश्य की कल्पना कर रहा हो जिसमें थोड़ी सी उत्तेजना भी मिली हुई हो। उसके सामने साधारण कपड़े पहने, साधारण दिखने वाली, लेकिन गर्दन पर एक स्पष्ट जलने का निशान लिए एक अधेड़ उम्र की महिला अपने हाथ में एक तितली के आकार का चाकू घुमा रही थी। वह हुआंग लैन थी, जो चीन में एक क्लास भगोड़ा थी, जिसने एक बार 8 लोगों के एक परिवार को आग लगा दी थी और 4 अन्य लोगों की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसके हाथों पर खून के धब्बे थे। वह कई अपराधों की दोषी थी, साथ ही वह ड्रग डीलर और नशे की आदी भी थी। चीख! गोदाम के बाहर वाहन के अचानक ब्रेक लगाने की तेज आवाज गूंज उठी। हुआंग लैन ने तितलीनुमा चाकू को उल्टे हाथ से पकड़ा और गोदाम के दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजे की दरार से उसने बाहर खड़ी एसयूवी से 4 आदमियों को निकलते देखा। पल भर में उसके चेहरे से सतर्कता का भाव पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक क्रूर मुस्कान आ गई। दरवाजा खोलते हुए उसने बैग लिए अपनी ओर आ रही 4 आदमियों को देखा और कहा, आप लोग देर से आए हैं। कैनवास के जूते पहने, एक थैली लिए और सफेद बालों से भरे सिर वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, रास्ते में हमें एक पुलिस चौकी मिली, इसलिए हम यहाँ पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर लगाकर आए। हुआंग लैन, क्या तुमने मेरी सारी मांगें पूरी कर ली हैं? हुआंग लैन ने कहा, सब कुछ तैयार है। बहुत अच्छा। हुआंग लैन ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा, क्या तुम में से किसी ने शी बियाओ को हमारे छिपने की जगह के बारे में बताया था? टाइम बम बना रहे बूढ़े वुल्फ ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसे बताऊं? वह कमीना बहुत रहस्यमय है। हालांकि वह हमारे समूह का सदस्य है, फिर भी हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। बूढ़े आदमी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। हालांकि वह बहुत समय पहले हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन कई वर्षों तक गायब रहा और फिर विदेश से लौटा और अधिक सक्षम होकर उसने बहुत धन अर्जित कर लिया। इस बार झांग शिन्या का कॉन्सर्ट है, जो हमारी अब तक की सबसे बड़ी योजना है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हें इसके बारे में न बताएं। हुआंग लैन ने कहा, हम में से 6 लोग पहुंच चुके हैं और 9 लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या हमें उनका इंतजार जारी रखना चाहिए? या बूढ़े आदमी ने कहा, उनका इंतजार करो। हमारी योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरा करने के लिए उनका होना आवश्यक है, अन्यथा हमारे लिए इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करना आसान नहीं होगा। 2 घंटे से अधिक समय बाद जैसे ही रात हुई और क्षितिज से चंद्रमा निकला, कई कारें गोदाम के बाहर तेजी से रुक गईं। जैसे ही 9 पुरुष और महिलाएं अपने सामान के साथ गोदाम में दाखिल हुए, सभी लोग जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। ए मिंग, तुम झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा गार्ड हो। हम पहले से ही आसानी से प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ए मिंग नाम के युवक ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इसके अलावा मैं खुद स्टेज के नीचे एक टाइम बम लगाऊंगा। एक बार विस्फोट होने पर मशहूर गायिका झांग शिन्या के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस देवी समान सितारे की मेरे हाथों दुखद मृत्यु के बारे में सोचकर ही मेरा दिल रोमांच से भर जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, अंततः चारों ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, इस बार हम जो करने जा रहे हैं उससे पूरा देश, पूरी दुनिया चौंक जाएगी। तो सब लोग हिम्मत रखिए, भले ही इस अभियान में हमारी जान चली जाए, जब तक हमारी योजना सफल होती है ये सब सार्थक होगा। इसके लायक था, मान गया। बाकी 14 लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और हर कोई मौत के प्रति निर्भीक रवैया प्रदर्शित कर रहा था। ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, उनके व्यक्तित्व विकृत थे और वे इस दुनिया और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति के प्रति गहरी नफरत रखते थे। इसलिए वे लंबे समय से अपने जीवन और मृत्यु की परवाह करना छोड़ चुके थे। हालांकि वे मृत्यु से भयभीत थे, लेकिन अगर वे और अधिक मनुष्यों को नष्ट कर सकते थे तो भले ही वे सभी एक साथ मर जाएं, वे इसके लिए तैयार थे। दानव शहर लोक सुरक्षा ब्यूरो आपराधिक मामले के सम्मेलन केंद्र में आपराधिक पुलिस टीम के प्रमुख छाओ रोंगहुआ ने अपनी उंगलियों के बीच एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। उनकी निगाहें असाधारण रूप से गंभीर थीं। सम्मेलन कक्ष में मौजूद आपराधिक पुलिस टीम के दर्जनों प्रमुख सदस्यों को उनके सौंपे गए कार्य बताए जा रहे थे। इसी दौरान बैठक में सशस्त्र पुलिस के प्रमुख, खुफिया विभाग के प्रमुख और शाही राजधानी में राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लियू चांगशी भी उपस्थित थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीरता का भाव था और प्रत्येक चिंता से भरा हुआ था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धिमत्ता थी। हालांकि फिलहाल शी बियाओ और एक लड़की पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजने के अलावा उनके पास उस बेहद खतरनाक समूह के सदस्यों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मेरा सुझाव है कि हम झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से सील करने के लिए तुरंत अधिकारियों को भेजें। हमें कॉन्सर्ट के मूल सुरक्षा गार्डों को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर देना चाहिए और पहले से ही पूरे आयोजन स्थल की व्यापक सुरक्षा जांच कर लेनी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों का पता चलते ही हम तुरंत उन पर नियंत्रण कर लेते हैं और यदि कोई संदिग्ध समस्या पाई जाती है तो हम तुरंत पूरी लगन से उसकी जांच करते हैं। झाओ रोंगहुआ ने आह भरते हुए गंभीरता से कहा। लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बार हमारा मिशन एक तरफ तो झांग शिन्या के संगीत
कार्यक्रम की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करना है और दूसरी तरफ उन बदमाशों को ढूंढना है। अन्यथा इस संकट को टाला जा सकता है, लेकिन अगली बार क्या होगा? अगर वे अगली बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां करते हैं तो हम क्या करेंगे? झाओ रोंगहुआ ने कहा, नेता लियू, लेकिन इस बार स्थिति बहुत खतरनाक है। हमें दूसरी तरफ के बारे में बहुत कम जानकारी है। कॉन्सर्ट के दौरान हजारों प्रशंसक मौजूद रहेंगे। हम हजारों लोगों के बीच उन खतरनाक तत्वों को कैसे ढूंढ सकते हैं? आप जानते हैं, एक छोटी सी चूक हजारों प्रशंसकों के लिए जानलेवा खतरा पैदा कर सकती है। लियू चांगशी ने कहा, वे बदमाश निश्चित रूप से अपने ऑपरेशन से पहले कॉन्सर्ट स्थल में घुसने की कोशिश करेंगे। यदि वे बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों का उपयोग करते हैं तो वे उन्हें पहले से ही लाकर रखेंगे। हम कॉन्सर्ट में आने वाले प्रशंसकों के प्रवेश करने से पहले व्यापक तलाशी अभियान चलाने के लिए विशिष्ट बलों को भेज सकते हैं। खतरनाक वस्तुएं मिलते ही हम उन्हें तुरंत हटा देंगे। इसके अलावा हम सुरक्षा गार्डों के साथ घुलमिलकर कड़ी जांच करने के लिए लोगों को भेजेंगे। अगर हम पेशेवर हैं और हमारी नजरें पैनी हैं तो हम भीड़ में उन बदमाशों को ढूंढ सकते हैं और या तो उन्हें मार सकते हैं या पकड़ सकते हैं। झाओ रोंगहुआ ने कहा, नेता लियू, भले ही हमारी व्यवस्थाएं बहुत विशिष्ट हों, फिर भी जोखिम बने रहेंगे। एक बार हमारी सुरक्षा व्यवस्था विफल हो गई और कोई बड़ी सुरक्षा दुर्घटना हो गई तो हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लियू चांगशी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपना आधिकारिक पद खोने का जोखिम उठाऊंगा, लेकिन मुझे उन अपराधियों को ढूंढना ही होगा। कुछ साल पहले के उन बड़े मामलों में उनके हाथों कितने लोगों की मौत हुई थी। मैं अब उन्हें बिना सजा के नहीं छोड़ सकता। नहीं मैं इस पीड़ा को सहन कर सकता हूं और नहीं उन्हें नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए और समय दे सकता हूं। ये झाओ रोंगहुआ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंत में मेज पर हाथ पटका और गहरी आवाज में बोली, अगर ऐसा है तो मैं एक बार नेता लियू के साथ पागल हो जाऊंगी। पुलिस की तरफ से मैं व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करूंगा। अगली सुबह तड़के डेमन सिटी रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा से भरपूर पुरुष और महिलाएं यात्रा बैग लिए हुए निकास द्वार से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में बाहर कुछ लोग उन्हें लेने आए और उन्हें अलग अलग वाहनों में बिठाकर ले गए। स्टार ब्लू विला डिस्ट्रिक्ट तांग शियू विला के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ी थी और नीचे बयान रेस्टोरेंट के 40 विशेषज्ञों को करीने से व्यवस्थित रूप से देख रही थी। उनमें से 30 पुरुष थे और 10 महिलाएं थीं। राक्षसों के शहर में आपका स्वागत है। गु शियागसू द्वारा भेजा जाना इस बात का प्रमाण है कि आप सभी बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी हैं। इस बार मुझे आपकी मदद चाहिए। तांग शियू ने भीड़ पर नजर डालते हुए गंभीरता से कहा, आप 40 लोगों में से टीम लीडर कौन है? बॉस, मैं जिंग ली हूँ। एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ से बाहर निकला और आदरपूर्वक बोला। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बार मैं आपको जो काम सौंप रहा हूँ वह ये सुनिश्चित करना है कि कल रात सुपरस्टार झांग शिन्या के कॉन्सर्ट में सुरक्षा बनी रहे। मुझे मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों का एक समूह झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में खतरनाक गतिविधियां करने का प्रयास कर रहा है। अगर वे सफल हो गए तो बहुत से लोग मर जाएंगे। इसलिए एक ओर तो आपको संगीत कार्यक्रम की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करनी होगी और दूसरी ओर आपको मेरे लिए उन अपराधियों को ढूंढने, उन पर नियंत्रण पाने या उन्हें मार गिराने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। शिंगली ने पूछा, बॉस, क्या आपके पास उन चरमपंथियों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आपको उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। अध्याय 465 सटीक स्थिति निर्धारण। तांग शियू के आदेशानुसार बयान रेस्टोरेंट के 40 विशेषज्ञ स्टार ब्लू विला कॉम्प्लेक्स से निकलकर डेविल सिटी स्थित न्यू वर्ल्ड सेंटर की ओर चल पड़े। वे सभी कभी माहिर हत्यारे थे, अपराध जगत में व्यापक अनुभव रखने वाले उच्च कुशल व्यक्ति थे और अपराधियों की मानसिकता को भलीभांति समझते थे। इसलिए तांग शियू ने उन्हें अपराधियों को खोजने का कार्य सौंपते हुए पूर्ण विश्वास का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी अधिक निश्चिंतता का कारण ये था कि उनके पास एक रडार मॉनिटर था जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्हें छिपे हुए खतरों, चाहे वे हथियार हों या संदिग्ध व्यक्ति, का पता लगाने के लिए कार्यक्रम स्थल के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने की ही आवश्यकता थी। यदि वे जरा सा भी संकेत देते तो भी वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति से बच नहीं पाते। सुबह तांग शियू स्कूल में कक्षाओं में उपस्थित था। उसे इस बात से तसल्ली थी कि उसकी कक्षा शिक्षिका हान किंगवू अभी तक स्कूल नहीं आई थी। उसने सुना था कि वह 1 अक्टूबर के बाद ही वापस आएंगी। दोपहर तांग शियू ने एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम लिया। चूंकि उन्होंने अर्थशास्त्र चुना था, इसलिए उनकी कक्षाएं दोपहर 4 बजे समाप्त होती थीं। कक्षा के अंदर शिक्षक के जाते ही यू काई ने तांग शियू के कंधे पर थपथपाते हुए पूछा, बॉस तांग, क्या हम साथ में न्यू वर्ल्ड सेंटर चलें? वहां जाने का ये बिल्कुल सही समय है। कॉन्सर्ट के बाद हम देर रात के नाश्ते के लिए भी कोई जगह ढूंढ सकते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ और काम है और मैं थोड़ी देर में ही आ पाऊंगा। आप लोग जाइए, मैं आज रात आपको देर रात का नाश्ता कराऊंगा। यूए काई ने तांग शियू को आंख मारी, हंसते हुए पूछा, क्या तुम उस खूबसूरत महिला लुलू के साथ जा रहे हो? तांग शियू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हारे विचार सचमुच अस्वस्थ हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में खूबसूरत महिलाओं के अलावा और कुछ नहीं है? यूए काई ने उसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहा, बॉस तांग, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आप कितने बेशर्म हैं। ठीक है, आप अपने प्रेम प्रसंगों का आनंद लीजिए और मैं साधु बनने जा रहा हूँ। कॉन्सर्ट में मिलते हैं। तांग शियू ने उसे रोका, अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे अपनी कार की चाबियां दो। यूए काई अचंभित रह गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अरे, आपके गराज में इतनी सारी लग्जरी कारें हैं और फिर भी आप मेरी कार की चाबियां मांग रहे हैं? तांग शियू ने पलटवार करते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये कारें कुछ ज्यादा ही दिखावटी हैं? अगर मैं इन कारों को लेकर बाहर निकलूं और कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति इन्हें देख ले तो कौन जाने कल किस तरह की खबर फैलेगी। जल्दी करो, देर मत करो। यूए काई ने अपनी कार की चाबियां निकाली और बेबसी से कहा, बॉस तांग, मैं सचमुच आपसे प्रभावित हूँ। मैं मशहूर होना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं सकता। फिर भी आप शोहरत से दूर भाग रहे हैं, गुमनाम रहने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत के लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हैं। अलग अलग दर्शनों के कारण तांग शियू ने इस बारे में और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। यूए काई ने कार की चाबियां उसे दी और दोनों शिक्षण भवन से निकल गए। तांग शियू ने अपनी कार की पार्किंग की जगह स्पष्ट करने के बाद अपनी BMW कार तेजी
से चलाकर निकल गया। चूंकि कॉन्सर्ट 7 बजे शुरू होना था और प्रशंसकों को 6 बजे तक प्रवेश करना था, इसलिए प्रशंसकों के प्रवेश से पहले उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कार्यक्रम स्थल में किसी भी खतरे का पता लगाना आवश्यक था। डेविल सिटी न्यू वर्ल्ड सेंटर। डेविल सिटी के दूसरे सबसे समृद्ध क्षेत्र में स्थित बंद से थोड़ा ही कम भव्य न्यू वर्ल्ड सेंटर अपने विशाल क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता था और डेविल सिटी में बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए सबसे अच्छा स्थान था। तांग शियू पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में गाड़ी लेकर गए, उसे भूमिगत पार्किंग में खड़ी किया और फिर न्यू वर्ल्ड सेंटर की ओर चल पड़े। चूंकि वहां चारों ओर से इतने सारे प्रशंसक मौजूद थे, इसलिए उन्हें हर जगह उनकी खूबसूरत आकृतियां दिखाई दे रही थीं। रास्ते में उसने झांग शिन्या की तस्वीर वाली बेसबॉल कैप खरीदी क्योंकि उसकी शक्ल अभी भी कई लोगों को पहचान में आ जाती थी। आखिरकार कुछ कोशिशों के बाद वह उन लोगों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। पूर्वी द्वार। तांग शियू ने मुख्य द्वार पर प्रशंसकों की लंबी कतार और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात दर्जनों सुरक्षाकर्मियों को देखा। उसने तुरंत लियू चांगशी का नंबर डायल किया और प्रशंसकों की कई लंबी कतारों को पार करते हुए आगे बढ़ गया। अरे तुम क्या कर रहे हो, पीछे जाओ और कतार में लग जाओ। एक सुरक्षा गार्ड पास आया और तांग शियू पर चिल्लाया। तुरंत कतार में सबसे आगे खड़े प्रशंसकों ने तांग शियू को नाखुशी से देखा। कई लोगों ने तो तिरस्कारपूर्ण भाव भी दिखाए, मानो चुपचाप तांग शियू को कतार में न लगने के लिए फटकार रहे हों। तांग शियू ने कहा, किसी का इंतजार कर रही हूँ। सुरक्षा गार्ड ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तांग शियू ने कहा, जिस व्यक्ति का मैं इंतजार कर रहा हूँ उसे जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। अगर वह 3 मिनट के भीतर नहीं आता है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। सुरक्षा गार्ड एक पल के लिए झिझका और फिर चुप हो गया, लेकिन उसकी सतर्क निगाहें तांग शियू पर टिकी रहीं। 1 मिनट से थोड़ा अधिक समय बाद सूट पहने और गले में काम का बैज लटकाए एक अधेड़ उम्र की महिला पूर्वी द्वार से बाहर निकली। वह जल्दी से तांग शियू के पास पहुंची और आदरपूर्वक बोली, श्रीमान तांग, राष्ट्रपति लियू ने मुझे आपको अंदर तक छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, तांग शियू ने सिर हिलाया। सुरक्षा गार्ड ने पहले तांग शियू को देखा, फिर सूट पहनी महिला को और अंत में मुड़कर एक तरफ चला गया। और वे प्रशंसक जो पहले तांग शियू को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, अचानक ईर्ष्यालु भावों से भर उठे। अंदर तांग शियू उस महिला के पीछे पीछे कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि कई सुरक्षाकर्मी पहले से ही गश्त कर रहे थे और काम के बैज पहने कई पुरुष और महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर इधर उधर फैले हुए थे, बिना किसी का ध्यान खींचे आसपास के माहौल पर नजर रख रहे थे। लियू चांगशी कहाँ है? तांग शियू ने पूछा। उस महिला ने कहा, राष्ट्रपति लियू पर्दे के पीछे व्यवस्था कर रहे हैं, मैं आपको वहां ले चलूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। क्या आप मुझे आपके जैसा एक वक्त बैच दिलवा सकते हैं? मैं इधर उधर घूमूंगा और जरूरत पड़ने पर मैं उनसे दोबारा संपर्क करूंगा। महिला एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना फोन निकाला, तांग शियू की एक तस्वीर ली और फिर सिर हिलाते हुए कहा, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आती हूँ। 4 या 5 मिनट बाद वह महिला एक वक्त बैज लेकर तांग शियू के पास वापस आए, उसे सौंप दिया और कहा, श्री तांग, अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो मैं वापस काम पर चली जाऊंगी। ठीक है। तांग शियू ने महिला को जाते हुए देखा, फिर लापरवाही से अपने आसपास का जायजा लिया। उसी समय उसकी आध्यात्मिक चेतना तुरंत सक्रिय हो गई और उसने 2 से 300 मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। हम 2-3 सेकंड बाद ही तांग शियू की भौहें तन गईं। अपनी आध्यात्मिक चेतना की सीमा के भीतर अपने सामने बाईं और लगभग 120 मीटर की दूरी पर उन्होंने एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी देखी जो सिगरेट के पैकेट के आकार की थी और कुर्सी के नीचे कसकर टेप से चिपकी हुई थी। हालांकि उस प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर एक पॉइंटर हिल रहा था, एक बम। हालांकि तांग शियू ने कभी असली बम नहीं देखा था, लेकिन फिल्मों में कई बार देखा था। फिर भी उसने तुरंत लियू चांगशी को सूचित नहीं किया। इसके बजाय वह लापरवाही से इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसके कदम उसी दिशा में बढ़ रहे थे। और जब उसके आसपास के कुछ लोगों ने भौहें चढ़ाकर नाराजगी दिखाई तो वह सीधे कुर्सियों की उस कतार के बिल्कुल किनारे पर बैठ गया। चारों तरफ देखना, ध्यान भटकाना। आधे मिनट बाद जब आसपास कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने जूतों के फीते बांधने का नाटक किया, नीचे झुका और बम की जगह पर एक नजर डाली। फिर वह खड़ा हुआ और दोबारा इधर उधर घूमने लगा। आधे मिनट बाद जैसे ही उसकी आध्यात्मिक चेतना ने निरंतर गति पकड़ी, उसे एक और वैसा ही बम दिखाई दिया। चुपचाप उस जगह को नोट करके वह फिर आगे बढ़ गया। समय बीत गया। लगभग 10 मिनट में तांग शियू ने पिछली पंक्तियों का एक चक्कर लगाया और जिन क्षेत्रों में उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने पहुंच बनाई थी वहां उसे 6 बम मिले। तब वह अपनी गति बढ़ाते हुए आध्यात्मिक चेतना से निरीक्षण करते हुए चलने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से पूरे स्थल का निरीक्षण कर लिया था। बमों की अंतिम पुष्ट संख्या 14 थी। जैसे ही वह स्थल के मंच के पीछे की ओर बढ़ा, उसने लियू चांगशी का फोन नंबर डायल किया। हेलो तांग शियू। फोन से लियू चांगशी की आवाज आई। तांग शियू ने कहा, निर्देशक लियू, अब मेरी कही हर बात और हर वाक्य को ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा बताए गए सभी अक्षरों और संख्याओं को स्पष्ट रूप से याद रखिए। जोन E1 में सीट 0466 के नीचे कुछ संदिग्ध है। जोन E1 में सीट 1135 के नीचे भी कुछ है। इसी तरह जोन E2 में सीट 3673 के नीचे भी कुछ है। जोन में सीट 1247, जोन B2 में सीट 6940। जोन C। तांग शियू ने एक ही सांस में 16 स्थानों के नाम गिना दिए और मंच के आसपास पहुंच गया। जैसे ही वह लियू चांगशी को बताने वाला था कि उसका काम हो गया है, अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने आगे कहा, मंच के नीचे मध्य भाग में भी कुछ संदिग्ध है। कृपया मेरे द्वारा बताए गए सभी स्थानों की जांच के लिए लोगों को अवश्य भेजें। लियू चांगशी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर बोले, मैं अभी लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। ठीक है। तांग शियू ने फोन रखा और एक बगल के दरवाजे से होते हुए मंच के पीछे वाले गलियारे में चले गए। उनके कदम धीमे थे और उनकी आध्यात्मिक चेतना लगातार सक्रिय थी, हर जगह, हर क्षेत्र, यहाँ तक कि सबसे एकांत स्थानों की भी जांच कर रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस पल लियू चांगशी लोक सुरक्षा ब्यूरो के 2 प्रमुख सदस्यों के साथ दूसरी तरफ के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनके बगल में वह युवक जो पहले तांग शियू से मिल चुका था नाखुश होकर बोला, निदेशक लियू, मुझे लगता है कि हमें
तांग शियू की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ सिर्फ परेशानी पैदा करने आया है। यह एक असाधारण समय है, हमें आसपास की स्थिति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या समस्या सामने आती है, हम उसे तुरंत हल कर सकते हैं। लियू चांगशी ने बेपरवाही से कहा, मुझे पता है कि वह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन हमारे काम में किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले हम उन जगहों की जांच कर लेते हैं जिनके बारे में उसने हमें बताया है। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो मैं उससे बात करूंगा। युवक ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, जोन ए1 में सीट नंबर 0466 है, मैं जाकर देखता हूँ। लियू चांगशी ने सिर हिलाया और जोन बी की ओर देखा। 1 मिनट बाद वह युवक जोन ए1 में सीट नंबर 0466 पर पहुंचा। जब वह नीचे बैठा और कुर्सी के ऊपरी हिस्से को देखा तो उसे जमीन पर कुछ भी नहीं मिला। अपने पेशे के कारण उसकी खोजी क्षमता काफी अच्छी थी, इसलिए उसने अनजाने में ही कुर्सी के नीचे हाथ डालकर कुछ देर तक टटोला। तथापि उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। हाथ में कुछ महसूस करते ही वह तुरंत जमीन पर घुटने टेककर लेट गया और बगल में उस चीज को देखने लगा जिसे उसने अभी अभी छुआ था। फीता, एक बॉक्स। इस कुर्सी के नीचे ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है? और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ रखा हो। अध्याय 466। मुझे डर लग रहा था। युवक का चेहरा एकदम बदल गया। उसने झटपट अपने वायरलेस ईयरफोन का स्विच दबाया और हड़बड़ी में बोला, डायरेक्टर लियू, हमें जोन ए1 में सीट नंबर 0466 के नीचे कुछ मिला है। हालांकि अभी हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि यह क्या है, लेकिन यह सिगरेट के पैकेट के आकार का एक डिब्बा है जिसे पारदर्शी टेप से कुर्सी के आधार पर चिपकाया गया है। मेरा इंतजार करना। लियू चांगशी अभी उस दूसरी जगह पर पहुंचा भी नहीं था जिसका जिक्र तांग शियू ने किया था। तभी अचानक उसे वायरलेस ईयरफोन से उस युवक की आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह जोन ए1 में सीट नंबर 0466 की ओर दौड़ा। युवक के पास पहुंचकर वह तुरंत नीचे बैठ गया और पूछा, क्या तुमने जांच की? क्या बात है? युवक ने कुर्सी के नीचे से छोटा काला डिब्बा निकाल लिया था। लियू चांगशी की बात सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और वह बुदबुदाया, अंदर से हल्की टिक टिक की आवाज आ रही है और बारूद की हल्की सी गंध आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह एक बम होना चाहिए और संभवतः एक टाइम बम है। लियू चांगशी के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसे अचानक तांग शियू द्वारा बताई गई लगभग 1 दर्जन सीटों की जानकारी याद आ गई और उसने तुरंत अपने वायरलेस ईयरफोन से कहा, बम निरोधक दल, तुरंत जोन ए1 में सीट नंबर 0466 पर जाओ, यहाँ एक संदिग्ध विस्फोटक मिला है। बोलने के बाद उसने ध्यान से उस युवक के हाथ से छोटा काला डिब्बा लिया, उसे कान से लगाकर सुना और फिर उसे सूंघा और सिर हिलाते हुए कहा, कोई गलती नहीं है, यह वाकई किसी द्वारा रखा गया टाइम बम है। जल्दी से तांग शियू द्वारा बताए गए अन्य क्षेत्रों में लोगों को भेजो। अगर ये सचमुच टाइम बम है और अगर तांग शियू द्वारा बताए गए सभी स्थानों पर ये चीजें हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। युवक का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। उसे तांग शियू के बारे में अपनी पहले की संशयपूर्ण टिप्पणियां और उसके प्रति अपने मन में उत्पन्न तिरस्कार याद आया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर यह छोटा सा डिब्बा सचमुच एक टाइम बम होता तो इस बार उसकी बुरी तरह से बेइज्जती होती। जल्द ही बम निरोधक दल के 1 दर्जन से अधिक सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच के बाद इन विशेषज्ञों ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में एक छोटा टाइम बम था। हालांकि बम निरोधक दल के एक विशिष्ट सदस्य ने बम को निष्क्रिय करते समय पाया कि टाइम बम छोटा होने के बावजूद इसकी शक्ति काफी अधिक थी और इसमें मिलाए गए विभिन्न विस्फोटक पदार्थ निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता के थे। डायरेक्टर लियू, अगर यह छोटा सा टाइम बम फट गया तो 50 मीटर के दायरे में किसी के भी बचने की संभावना बेहद कम होगी। 50 से 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति को गंभीर या मामूली चोटें आएंगी। बम निरोधक दल के एक वरिष्ठ सदस्य ने बेहद गंभीर भाव से कहा। लियू चांगशी का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। इस क्षण उसे आखिरकार एहसास हुआ कि अपराधियों ने पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और उनकी कई रणनीतियां पहले ही लागू की जा चुकी थीं। रिपोर्ट के अनुसार जोन ए1 में सीट 1135 के नीचे एक संदिग्ध वस्तु मिली है। रिपोर्ट के अनुसार जोन ए2 में सीट 3673 के नीचे एक संदिग्ध वस्तु मिली है। रिपोर्ट के अनुसार जोन बी1 में सीट नंबर 1247 के नीचे एक संदिग्ध वस्तु मिली है। जोन बी2 में सीट नंबर 6940 के नीचे रिपोर्ट रखी गई है। वायरलेस ईयरफोन से एक के बाद एक खबरें आने पर लियू चांगशी का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह जोर से चिल्लाया, सभी खोजी गई वस्तुओं को तुरंत मंच के सामने भेज दो। बम निरोधक दल के सदस्य तुरंत इन सभी टाइम बमों को संगीत स्थल से हटा दें। इसके अलावा मंच के नीचे भी और टाइम बम हैं, लोगों को उन्हें खोजने के लिए भेजो। हाँ। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, सुरक्षा विभाग के सदस्य और बम निरोधक दल के सदस्य तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने जल्दी से बरामद टाइम बमों को इकट्ठा किया और उन्हें विशेष सामग्री से बने बक्सों में रख दिया। लियू चांगशी ने गहरी सांस ली और तांग शियू का फोन नंबर डायल किया। तांग शियू, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे 3 मिनट दीजिए, मंच पर मुझसे मिलिए। तांग शियू ने इतना कहा और फिर सीधे फोन काट दिया। इस पल वह कूड़ेदान के सामने खड़ा था। अपनी आध्यात्मिक चेतना के सहारे उसने कूड़ेदान में खून से सनी कई कांच की बोतलें और बिखरी हुई पिनों का आधा डिब्बा पाया। उसे याद आया कि इससे पहले कार्यक्रम स्थल के दर्शक क्षेत्र का निरीक्षण करते समय उसे कुछ पिनें मिली थीं। हालांकि ये पिनें बहुत छिपी हुई जगहों पर रखी थीं, लेकिन अगर कोई दर्शक अपनी सीट पर हिलता डुलता तो उसे चुभने का बहुत खतरा था। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिर अगर वो पिनें किसी को चुभ भी जाएं तो उनसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा चींटी के काटने जैसा दर्द होगा, बस हल्का सा दर्द। हालांकि पिनों के आधे डिब्बे के साथ फेंकी गई इन कांच की बोतलों के अंदर खून के धब्बे देखकर उसने कुछ अन्य मुद्दों पर भी विचार करना शुरू कर दिया। मंच के सामने लौटते हुए तांग शियू ने गंभीर चेहरे वाले लियू चांगशी की ओर देखा और कहा, निर्देशक लियू, क्या मेरे द्वारा बताए गए स्थानों से वस्तुएं हटा दी गई हैं? लियू चांगशी ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, सभी चीजें हटा दी गई हैं और कुछ अभी तक यहाँ नहीं लाई गई हैं। तांग शियू, बम निरोधक दल के कुशल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद ये पुष्टि हो गई है कि ये वस्तुएं टाइम बम हैं। इस बार हम सब आपके आभारी हैं। अगर आपने मुझे सूचित करने के लिए फोन नहीं किया होता तो भीड़भाड़ वाली दर्शक सीटों के नीचे इन टाइम बमों को ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता।
इसके अलावा अगर हमें ये नहीं मिलते और झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम के दौरान ये फट जाते तो ये जगह नरक बन जाती। तांग शियू ने कहा, यह अच्छा हुआ कि इनका पहले ही पता चल गया। स्टेज के पीछे कई जगहों पर टाइम बम भी मिले हैं। सटीक स्थान ये हैं। ये सुनने के बाद लियू चांगशी ने तुरंत आदेश दिया और लोगों को उन स्थानों पर भेज दिया। तुरंत बाद उसने अविश्वास भरी नजरों से तांग शियू की ओर देखा और पूछा, तांग शियू, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इन टाइम बमों का पता कैसे लगाया? जब तांग शियू ने लियू चांगशी को टाइम बमों की स्थिति बताने के लिए फोन किया तो उसने पहले से ही अपने शब्द तैयार कर रखे थे, इसलिए उसने शांत भाव से कहा, मेरे पास एक बहुत ही खास क्षमता है। वह ये है कि मेरी सुनने की क्षमता दूसरों से 10 गुना से भी अधिक बेहतर है। साथ ही मेरी दूरी का असाधारण ज्ञान है, इसलिए उन छोटे बक्सों के अंदर लगे पॉइंटरों की टिक टिक सुनकर मैं उनकी स्थिति निर्धारित करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय है, लियू चांगशी ने सदमे में कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, निर्देशक लियू, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए इस रहस्य को गुप्त रखेंगे। लियू चांगशी ने भारी मन से सिर हिलाया, उनकी आंखों में कुछ उत्साह झलक रहा था। उन्होंने तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, तांग शियू, क्या तुम हमारे सुरक्षा विभाग में शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि अगर तुम शामिल होना चाहोगे तो हम तुम्हें विभाग में सबसे अच्छा व्यवहार देंगे। इसके अलावा मैं ये भी गारंटी देता हूं कि भविष्य में तुम निश्चित रूप से तेजी से पदोन्नति पाओगे और सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, माफ कीजिए, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। लियू चांगशी ने तुरंत कहा, तांग शियू, इतनी जल्दी मना मत करो, इस बारे में ध्यान से सोचो। साथ ही मैं स्वयं ओल्ड तांग से मिलने जाऊंगा, उम्मीद है कि वह। तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर आप इस मामले के चलते मेरे दादाजी से मिलने जाते हैं तो मैं आपके सुरक्षा विभाग में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा मैं अभी विश्वविद्यालय की छात्रा हूं और एक छोटा मोटा व्यवसाय भी चलाती हूं, इसलिए मेरे पास अन्य चीजों के लिए समय ही नहीं है। अगर मैं भविष्य में शामिल भी होती हूं तो कम से कम विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ही ऐसा करना होगा। लियू चांगशी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मैं आपकी बातें याद रखूंगी। तांग शियू इस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, निर्देशक लियू, मुझे भी एक अजीब घटना दिखाई दी है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लियू चांगशी ने उलझन में पूछा, क्या समस्या है? तांग शियू ने कहा, जब मैं थोड़ी देर पहले घूम रहा था तो मैंने गलती से देखा कि कुछ सीटों में खाली जगह थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें नुकीले पिन ऊपर की ओर निकले हुए थे, लेकिन उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। हालांकि पीछे गलियारे के एक सुनसान कोने में मुझे कूड़ेदान में बिखरे हुए पिनों का आधा डिब्बा मिला, साथ ही खून के धब्बे वाली कई कांच की बोतलें भी मिलीं। लियू चांगशी दंग रह गया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से खुल गईं और वह धीमी आवाज में बोला, तांग शियू, तुमने ये कीलें कहाँ देखी? मुझे जल्दी वहां ले चलो। धिक्कार है उन कमीनों पर, ये सचमुच किसी भी घटिया तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, निर्देशक लियू, मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है, असल में स्थिति क्या है? लियू चांगशी ने जल्दबाजी में कहा, कई साल पहले एक पार्क में बम धमाका हुआ था। उस दिन पार्क की कई कुर्सियों पर कीलें ठोंकी गई थीं। कीलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकला हुआ था। अगर आप बिना हिले डुले कुर्सी पर बैठते तो चुभने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अगर आप हिलते डुलते तो चुभने की संभावना बहुत अधिक थी। 227, मैं ये संख्या कभी नहीं भूलूंगा। आंकड़ों के अनुसार 227 पर्यटकों को पिन चुभ गईं। उनमें हमारे देश के एक जाने माने चिकित्सा प्रोफेसर भी थे, जो उस दिन अपने पोते के साथ पार्क में थे। उस मेडिकल प्रोफेसर को सुई चुभने के बाद उन्होंने लंबी बेंच की दरार से सुई निकाली और सुई की नोक खून से सनी हुई थी। उस समय उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें अस्वस्थता महसूस होने लगी, एड्स। बाद में उन्हें एड्स होने का पता चला, जिससे उन्हें पार्क में पिन चुभने की घटना याद आ गई। अपनी जांच के बाद उन्होंने पाया कि स्थानीय क्षेत्र में एड्स के कई नए मामले रहस्यमय तरीके से सामने आए थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक पूछताछ की और पाया कि उनके साथ वे 227 लोग सभी एक ही दिन उस पार्क में गए थे और उनमें से अधिकांश ने पार्क में हुए विस्फोट को देखा था। तांग शियू लियू चांगशी की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया, उसका दिल भय से भर गया। वह जानता था कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच में उसने श्रोता क्षेत्र में कम से कम 1000 कीलें पाए थीं। अगर हर एक पिन चुभने से सिर्फ एक व्यक्ति को चोट लगे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हजारों लोग एड्स वायरस से संक्रमित हो जाएंगे? वे अपराधी सरासर पागल हैं, वे सब मौत के लायक हैं। तांग शियू ने गहरी सांस ली, उसके दिल से एक ठंडी जानलेवा भावना उमड़ पड़ी। लियू चांगशी भी तीव्र घृणा से भर गया और बोला, तुम सही कह रहे हो, ये सब मरने के लायक हैं। तांग शियू, मुझे जल्दी से पिन लगी सीटों की जगह बताओ, मैं तुरंत लोगों को भेजकर उन्हें हटवा दूंगा, नहीं तो अगर हजारों प्रशंसक अंदर आ गए तो हालात अकल्पनीय हो जाएंगे। तांग शियू ने समय देखा और कहा, काफी देर हो चुकी है। प्रशंसकों के प्रवेश करने में केवल आधे घंटे से थोड़ा अधिक समय बचा है। आधे घंटे के भीतर आयोजन स्थल से सभी पिन हटाना मुश्किल होगा। लियू चांगशी ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने वायरलेस ईयरफोन से आदेश दिया, सभी लोग ध्यान से सुनें, कॉन्सर्ट आयोजकों से संपर्क करें। कॉन्सर्ट का समय 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और दर्शकों के प्रवेश का समय भी 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर एक गंभीर स्थिति है, कृपया गोपनीयता बनाए रखें और कर्मचारियों को बाहर मौजूद प्रशंसकों को समझाने के लिए कहें। अध्याय 467 निर्दयतापूर्वक हत्या करना। कॉन्सर्ट स्थल के मंच के पीछे झांग शिन्या 1 घंटे से भी अधिक समय पहले पहुंच चुकी थीं। व्यस्त कर्मचारी उनके लिए विभिन्न कॉन्सर्ट पोशाकें और प्रॉप्स तैयार कर रहे थे, जबकि कई मेकअप आर्टिस्ट उनकी देखभाल कर रहे थे। मिस झांग, क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती हूँ? सुरक्षा विभाग की अधेड़ उम्र की महिला ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई और झांग शिन्या से बात करने लगी। झांग शिन्या बिना किसी झिझक के खड़ी हो गई और बोली, कोई बात नहीं। तुरंत दोनों ड्रेसिंग रूम से निकलकर बगल वाले खाली कमरे में चले गए। फिर अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, मिस झांग, नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि संगीत कार्यक्रम 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाए और प्रशंसकों को भी 1 घंटे बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
मंत्री लियू को व्यक्तिगत रूप से आपसे इस बारे में चर्चा करने के लिए आना था, लेकिन एक बड़ी घटना के कारण वे फिलहाल ऐसा करने में असमर्थ हैं। झांग शिन्या ने जल्दबाजी में पूछा, कौन सी बड़ी घटना घटी? अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, कार्यक्रम स्थल के दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में टाइम बम मिले, साथ ही एड्स वायरस से संक्रमित पिन भी मिले। सभी टाइम बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है और गुप्त रूप से हटा दिया गया है, लेकिन हमारे लोग अभी भी एक एक करके एड्स वायरस वाले पिनों की जांच कर रहे हैं। झांग शिन्या के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हालांकि उसे पता था कि आज रात के संगीत कार्यक्रम में अपराधियों से परेशानी होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने निर्दयी होंगे कि टाइम बम का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत पूछा, यह सही नहीं है। एड्स वायरस के संचरण का मार्ग बहुत विशिष्ट है। अगर इसे पिन पर भी लगाया जाए तो पिन चुभने पर किसी को संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होती है ना? क्यों? अधेड़ उम्र की महिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर यह एड्स वायरस युक्त रक्त होता तो हम इतने घबराए हुए नहीं होते, क्योंकि समय और वायरस के क्षय के कारक के कारण किसी को थंब अटैक से चुभने पर संक्रमित होने की संभावना वास्तव में बहुत कम है। लेकिन उन अपराधियों में बेहद कुशल जीवविज्ञानी भी शामिल हैं। पिनों पर लगाए गए एड्स रोगियों के रक्त को विशेष वायरस और बैक्टीरिया द्वारा संशोधित किया गया है। एड्स वायरस की विषाक्तता समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि इसकी घातकता और भी बढ़ जाती है। संक्रमित होने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। दरअसल हमने इस नए प्रकार के एड्स वायरस की खोज कई साल पहले ही कर ली थी, लेकिन अब तक देश के कई विशेषज्ञ इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहे हैं। झांग शिन्या ने भयभीत होकर कहा, अगर यह वाकई इतना भयानक है तो क्या उनके लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान नहीं होगा? अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने अनुमान लगाया है कि अगर वे अपराधी इस नए प्रकार के एड्स वायरस की बड़ी मात्रा बनाना भी चाहें तो शायद ये बहुत आसान नहीं होगा। अन्यथा समाज के प्रति उनके संशय को देखते हुए वे शायद बहुत पहले ही इस वायरस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर चुके होते। ये सुनकर झांग शिन्या का रुका हुआ दिल धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ। उसने सिर हिलाकर पूछा, क्या आपके लोगों ने उन अपराधियों को पकड़ लिया है? अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। हमने अभी तक ये भी जांच नहीं की है कि वे कब और कैसे संगीत कार्यक्रम स्थल में घुसपैठ कर गए, लेकिन चिंता मत करो, हमारा सुरक्षा विभाग, पुलिस और सशस्त्र पुलिस अधिकारी पहले से ही घात लगाकर बैठे हैं। जैसे ही वे सामने आने की हिम्मत करेंगे हम उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे। झांग शिन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, क्या तांग शियू आ गई है? अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, वह पहले से ही यहाँ है। दरअसल श्री तांग ने ही कार्यक्रम स्थल में छिपे टाइम बमों और सीटों पर लगे पिनों का पता लगाया था। झांग शिन्या आश्चर्यचकित होकर बोली, तांग शियू ने उन्हें खोज निकाला? उसने। अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, वह बहुत सक्षम है। वह इस समय मंत्री लियू के साथ हैं और संगीत कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा का विस्तृत निरीक्षण कर रहे हैं। ये सुनकर झांग शिन्या को काफी राहत मिली। उसने तांग शियू के कई तौर तरीके देखे थे और जानती थी कि वह एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति है। इस तथ्य से कि उसने टाइम बम और एड्स वायरस से संक्रमित पिन दोनों को ढूंढ निकाला था, ये साबित होता है कि वह उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक सक्षम था। तांग शियू के वहां होने से उसे अचानक बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। संगीत कार्यक्रम स्थल के दर्शक दीर्घा में लगभग 100 सुरक्षाकर्मी और पुलिस अधिकारी बारीकी से तलाशी ले रहे थे। चूंकि लियू चांगशी ने स्वयं आदेश दिया था कि हर सीट की जांच की जानी चाहिए, इसलिए सभी लोग व्यस्त थे। खोज प्रक्रिया में तेजी लाएं और पूरी तरह से जांच करें। लियू चांगशी तांग शियू के बगल में खड़े होकर अपने वायरलेस ईयरपीस के माध्यम से तेजी से निर्देश दे रहे थे। तांग शियू ने अपनी उंगलियों के बीच एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। वह चुपचाप मंच के किनारे झुका हुआ था। उसकी आंखों में विचारशील भाव झलक रहा था। अपराधियों के तौर तरीकों को देखते हुए तांग शियू को विश्वास नहीं था कि उनके पास केवल ये 2 योजनाएं ही थीं। शायद उन्हें ये भी पता था कि टाइम बम और एड्स वायरस का जल्द पता चल सकता है, इसलिए उन्होंने अन्य क्रूर तरीके भी सोच रखे होंगे। लेकिन वे किस प्रकार के तरीके होंगे? हालांकि तांग शियू के पास व्यापक अनुभव था, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से अमर लोक में बिताए समय से ही प्राप्त था। वह इस अत्याधुनिक युग की विभिन्न खतरनाक विधियों से पूरी तरह परिचित नहीं था। मंत्री लियू, आप सब व्यस्त रहिए, मैं बाहर टहलने जाता हूँ, शायद मुझे कुछ और मिल जाए। तांग शियू ने अपनी सिगरेट का बट बुझाया और लापरवाही से उसे पास ही रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। लियू चांगशी ने तुरंत कहा, तांग शियू, मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 लोगों को भेजूंगा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। लियू चांगशी चौंक गया। उसने तांग शियू की जाती हुई आकृति को देखा, कुछ देर सोचा और फिर पास ही खड़े 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की ओर इशारा किया। आज तांग शियू ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। उसकी अविश्वसनीय विशेष क्षमताओं और सूक्ष्म बुद्धि ने लियू चांगशी को बेहद संतुष्ट किया था। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि तांग शियू सुरक्षा विभाग में शामिल हो सकें, देश की सेवा कर सकें और लोगों को लाभ पहुंचा सकें। आज की इस खतरनाक स्थिति में उसे तांग शियू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही थी। बेशक एक और कारण भी था, और वह था तांग शियू की पहचान। तांग शियू बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। दक्षिण द्वार से बाहर निकलने के बाद उसे रोका नहीं गया, क्योंकि उसके गले में लटके हुए वकपास ने उसे स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने का अधिकार दिया था। तांग शियू ने लोगों की 4 लंबी कतारों को देखा, प्रशंसकों के उम्मीद भरे भावों को देखा और उनके हाथों में मौजूद झांग शिन्या के पोस्टर, ग्लो स्टिक्स और अन्य वस्तुओं को देखा और मन ही मन एक आइडल के आकर्षण पर आह भरी। इस कॉन्सर्ट में एक बड़ा संकट छिपा था, लेकिन इन आम प्रशंसकों को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वे उस उत्साह, उस खुशी और उम्मीदों से भरे दिल को लिए हुए थे, अपने पसंदीदा कलाकार को सामने से देखने और उनके प्रदर्शन को देखने के लिए बेताब थे। महान शक्तियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लाती हैं। यह वाक्य अचानक तांग शियू के दिमाग में कौंध गया। वास्तव में भले ही वह और झांग शिन्या दोस्त न हो, लेकिन अगर उसे पता होता कि आज रात ऐसी घटना होगी तो वह खुद पहल करके मदद के लिए आता। हालांकि वह इस कहावत पर विश्वास नहीं करते थे कि एक जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से बेहतर है, फिर भी वह इस शांतिपूर्ण युग में किसी भयावह दृश्य को देखने के
लिए अनिच्छुक थे। उसने अपना फोन निकाला। तांग शियू ने शिंग ली का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, कैसा है? क्या तुम्हें बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आया? बॉस, हमें 2 लोग मिले हैं। हम अभी भी उन पर नजर रख रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फोन से जिंग ली की आवाज आई। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, कॉन्सर्ट 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और दर्शकों के कार्यक्रम स्थल में प्रवेश का समय भी 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको यथासंभव अधिक से अधिक अपराधियों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। जब कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का समय लगभग आ जाए तब आप कार्रवाई कर सकते हैं और अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हाँ, शिंग ली ने गंभीरता से जवाब दिया। हालांकि महज 2 सेकंड के विराम के बाद उसने पूछा, बॉस, अगर ये लोग अपराधी हैं तो हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए? तांग शियू ने कहा, यदि संभव हो तो उन्हें जिंदा पकड़ो, यदि नहीं तो उन्हें मार डालो। याद रखो, ये अपराधी बहुत खतरनाक हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। शिंग ली ने कहा, मैं समझ गई। तांग शियू ने फिर कहा, साथ ही जब आप उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें तो दूसरों को इसकी जानकारी न होने दें। आज रात के कॉन्सर्ट में बहुत सारे प्रशंसक आ रहे हैं। अगर कोई खूनी घटना होती है तो इससे दहशत फैल जाएगी और हजारों लोगों की भीड़ में मची अफरा तफरी बहुत गंभीर हो जाएगी। हाँ, शिंग ली ने फिर जवाब दिया। तांग शियू ने फोन काट दिया। अपनी दिव्य चेतना को जागृत करने के बाद वह धीरे धीरे कतार से पीछे हट गया। उसे चुपके से संगीत कार्यक्रम में आए प्रशंसकों पर नजर रखनी थी, क्योंकि हो सकता है कि वे अपराधी उनमें छिपे हों। अपनी दैवीय बुद्धि की मदद से उसे विश्वास था कि वह आसानी से कुछ सुराग ढूंढ सकता है। वास्तव में जब वह लगभग 150 मीटर धीरे धीरे चलकर चारों पंक्तियों के बीच वाली पंक्ति तक पहुंचा तो उसकी दैवीय चेतना ने पंक्ति में इंतजार कर रहे प्रशंसकों में से एक के पास एक तेज कटार का पता लगाया। खंजर को काले चमड़े के एक टुकड़े में लपेटकर उस व्यक्ति की बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से में बांध दिया गया था। तांग शियू उस व्यक्ति के पास से लगभग 4-5 मीटर की दूरी से गुजरा। जब उस व्यक्ति ने उसकी ओर पीठ कर ली तो उसने तुरंत अपना फोन निकाला, उस व्यक्ति की एक तस्वीर खींची और उसे जिंग ली को भेज दिया। खोज। इस समय तांग शियू की दिव्य चेतना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चारों मुख्य द्वारों पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पर कतार में खड़े हजारों भक्तों में से तांग शियू ने 4 व्यक्तियों को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उन सभी के पास खतरनाक हथियार थे। इन हथियारों को चमड़े में लपेटकर उनकी जांघों के अंदरूनी हिस्से में सुरक्षित रूप से बांधा गया था। वहां लगभग तांग शियू ने जिंग ली के साथ जानकारी का आदान प्रदान किया और पता चला कि बान रेस्टोरेंट के विशेषज्ञ पहले ही उन 4 संदिग्ध व्यक्तियों के आसपास के क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके थे और गुप्त रूप से उन पर नजर रख रहे थे और सही समय आते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। अपनी संरचना को बनाए रखें। चारों पंक्तियां सभी व्यवस्थित रूप से संरेखित हों। बिजली की लाठियां लिए 2 युवा सुरक्षा गार्ड तांग शियू के पास से गुजरे। उनमें से एक ने अपनी बिजली की लाठी एक अव्यवस्थित कतार की ओर तान दी और जोर से चिल्लाया। तांग शियू मुस्कुराया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, अचानक उसके दिमाग में एक तेज रोशनी कौंध गई। सुरक्षाकर्मी, अध्याय 468 गलत धारणाएं। तांग शियू पहले से ही असमंजस में थी। जब सुरक्षा विभाग और पुलिस को खबर मिली कि अपराधी झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में तोड़फोड़ कर सकते हैं तो उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से आसपास के क्षेत्र की निगरानी के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए वह हमेशा सोचता रहता था कि वे अपराधी कार्यक्रम स्थल में कैसे घुसपैठ करते हैं और काफी समय लगाकर चुपके से दर्शकों की सीटों में बम और पिन लगा देते हैं। लेकिन अब उसे एक संभावना सूझी। हो सकता है कि सुरक्षाकर्मियों में ही अपराधी गिरोह के सदस्य हों। अगर सुरक्षाकर्मी उन्हें छुपने का मौका देते हैं तो उन अपराधियों के लिए अपना मकसद हासिल करना बेहद मुमकिन हो जाएगा। निर्देशक लियू, मेरे पास एक विचार है। तांग शियू ने लियू चांगशी के मोबाइल नंबर पर डायल किया और चलते हुए धीमी आवाज में बात की। लियू चांगशी ने आश्चर्य से पूछा, क्या विचार है? तांग शियू ने अपना विचार समझाया और अंत में कहा, सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बिना और आपके सुरक्षा विभाग और पुलिस की बाहरी निगरानी में उन अपराधियों के लिए चुपके से कार्यक्रम स्थल में घुसपैठ करना और ऐसी योजनाएं बनाना मुश्किल होगा। क्या आप आज रात के संगीत कार्यक्रम के सभी सुरक्षाकर्मियों की गुप्त रूप से जांच करने के लिए लोगों को भेजना चाहते हैं? लियू चांगशी 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहने के बाद धीरे से बोले, तांग शियू, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमसे पहले लापरवाही हुई थी। वे सुरक्षाकर्मी मैजिक सिटी की मशहूर गोल्डन शील्ड सिक्योरिटी कंपनी के हैं और कुछ हमारे सहयोगियों द्वारा भेजे गए गार्ड हैं। अगर अपराधी उनमें घुसपैठ कर गए थे और उन्होंने उन्हें पनाह दी थी तो इससे यह बात समझ में आती है कि टाइमर, बम और पिन चुपचाप कार्यक्रम स्थल के अंदर कैसे रखे गए थे। मैं अभी जांच के लिए लोगों को भेज रहा हूं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जैसे ही हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा हम उसे तुरंत गुप्त हिरासत में ले लेंगे। तांग शियू ने कहा, अपने लोगों को सावधान रहने के लिए कहो। वे अपराधी बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका भेद खुल गया है तो मुझे डर है कि वे आत्मघाती हमले कर सकते हैं। मैं समझता हूँ। लियू चांगशी की आवाज सुनाई दी। न्यू वर्ल्ड सेंटर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गगनचुंबी इमारत की छत पर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सैन्य दूरबीन से न्यू वर्ल्ड सेंटर के आसपास के इलाके का अवलोकन कर रहा था। उसके बगल में ओल्ड वुल्फ सिगरेट पी रहा था और डेजर्ट ईगल पिस्तौल से खेल रहा था। ओल्ड वुल्फ, मुझे किसी कारण से बेचैनी महसूस हो रही है। बूढ़े भेड़िए ने थोड़ा ऊपर देखते हुए उदासीन भाव से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे सफलता या असफलता की परवाह नहीं। अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो बस मौत ही तो है। इतने सालों में हमने पुलिस और सुरक्षा विभागों को मात दी है और उन्हें परेशान किया है। तुम अब इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि हमने पहले कभी इतना बड़ा खेल नहीं खेला है। बूढ़े आदमी ने अपनी दूरबीन नीचे रखी। बूढ़े भेड़िए की ओर मुड़ा और उसके बूढ़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बूढ़े भेड़िए, मैं हमेशा से सोचता रहा हूँ, तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम इस देश से इतनी नफरत क्यों करते हो? बूढ़े भेड़िए ने गुस्से से कहा, मेरी बहन अनाथालय में भूख से मर गई। मेरे भाई को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। उसने 9 साल की सजा काटी और रिहा होने के दिन ही एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। विदेश जाने के लिए मैंने जो पैसा
खर्च किया वह जेल में बिताए उसके मुआवजे के तौर पर था और उसे टक्कर मारकर भागने वाला ड्राइवर भाग गया। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, दुखद, बहुत दुखद। बूढ़े भेड़िए ने उदासीनता से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए दूर उत्तर दिशा की ओर टकटकी लगा रखी थी। काफी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपको उस संक्रामक बीमारी के बारे में तो पता ही होगा जिसने 1 दशक से भी अधिक समय पहले पूरे देश में दहशत फैला दी थी, है ना? मेरी पत्नी को आइसोलेशन जोन में ले जाया गया था। परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई और वह मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। बूढ़े भेड़िए ने पूछा, क्या तुम्हारा अब भी कोई बेटा है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक बेटा है। अगर उसकी मृत्यु न हुई होती तो इस साल वह लगभग तुम्हारी उम्र का होता। बूढ़े भेड़िए ने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। मैंने उसे बहुत अच्छा और दयालु इंसान बनाया। उसने सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो गया। लेकिन वह युद्ध के मैदान में नहीं मरा। वर्षों पहले आपदा राहत कार्य के दौरान बाढ़ में उसकी मृत्यु हो गई। हा, विडंबना है ना? मैं खुद एक शहीद के परिवार का सदस्य हूँ। बूढ़े भेड़िए ने उदासीनता से कहा, तो तुम भी शुरू से ही निराशावादी नहीं थे? बूढ़े आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, कौन जन्म से ही निराशावादी होता है? उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। मेरी पत्नी मर गई, मैं सह सकता था, लेकिन मेरा बेटा, इतना अच्छा बच्चा, वह भी मर गया। अब मेरे जैसा बूढ़ा ही जिंदा बचा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। वह कहावत बिल्कुल सही है। अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते, बुरे लोग 1000 साल जीते हैं। जब अच्छे लोगों को अच्छे फल नहीं मिलते तो मैं अच्छा क्यों बनूं? अच्छे लोगों को जल्दी मर जाना चाहिए और सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, मर जाना चाहिए और दूसरी दुनिया में जाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहना चाहिए। लोन वुल्फ चुप हो गया। तथापि उससे निकलने वाली घातक आभा में काफी तीव्रता आ गई। बीप बीप। बूढ़े आदमी के फोन पर कुछ मैसेज आए। जब उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़े तो उसकी भौहें तन गईं और उसने ठंडे चेहरे से कहा, झांग शिन्या का कॉन्सर्ट 1 घंटे के लिए स्थगित हो गया है और प्रशंसकों के प्रवेश का समय भी 1 घंटे के लिए स्थगित हो गया है। धिक्कार है, ये टाइमर बम कब फटेंगे? लोन वुल्फ ने बेपरवाही से कहा, चिंता मत करो, कॉन्सर्ट शुरू होने के 1 घंटे बाद तब तक शायद सभी प्रशंसक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके होंगे। भले ही कॉन्सर्ट शुरू न हुआ हो, फिर भी यह हजारों लोगों की जान ले सकता है। अच्छा। लोन वुल्फ ने उदासीनता से सिर हिलाया। 1 घंटे बाद कॉन्सर्ट स्थल पर मंच के सामने तांग शियू ने लियू चांगशी को आते हुए देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। इसका कारण ये था कि लियू चांगशी का चेहरा बेहद गंभीर था। कुछ हुआ था? लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ हुआ है। हमें 2 संदिग्ध पहचान वाले लोग मिले हैं। उनमें से एक भगोड़ा निकला है जिसने गोल्डन शील्ड सिक्योरिटी कंपनी में सुरक्षा गार्ड बनकर घुसपैठ की थी और वहां 4-5 साल से रह रहा था। दूसरे व्यक्ति की पहचान की हमने जांच की, लेकिन पता चला कि वह नकली थी, जिसका मतलब है कि वह गंभीर अपराध करता था। जब हमारे लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने हाथापाई में हमारे एक सदस्य को बुरी तरह घायल कर दिया और जब वह पकड़ा जाने ही वाला था तो उसने चाकू से अपने दिल पर वार कर आत्महत्या कर ली। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्हें ढूंढ पाना ही प्रगति है। उसे मरने दो। ऐसा क्रूर अपराधी, उसकी मौत एक नए सिरे से शुरुआत होगी। लियू चांगशी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर वे सभी अपराधी उस आत्मघाती हमलावर की तरह हैं जो मौत से बिल्कुल नहीं डरते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपने शायद विदेशों में कई आतंकवादी घटनाओं के बारे में सुना होगा। उन आत्मघाती हमलों से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हारा मतलब है? लियू चांगशी ने कहा, मुझे डर है कि वे सचमुच पागल हो सकते हैं और सब कुछ अनदेखा करते हुए बम लेकर न्यू वर्ल्ड सेंटर पर हमला कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। बमों की शक्ति बहुत अधिक है। अगर उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक हैं या उन्होंने उच्च विस्फोटक बम विकसित कर लिए हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह स्थिति असंभव नहीं है। क्यों न हम कुछ कदम उठाएं? मुझे लगता है कि हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस और घात लगाकर बैठे सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को न्यू वर्ल्ड सेंटर के चारों ओर व्यापक गश्त और निरीक्षण करना चाहिए। बेहतर होगा कि 2 किलोमीटर के दायरे में प्रमुख यातायात मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाए। लियू चांगशी ने कहा, इससे दुश्मन सतर्क हो जाएगा। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, हालांकि इससे दुश्मन सतर्क हो जाएगा, लेकिन भेड़ें खो जाने के बाद बाड़े की मरम्मत करने से बेहतर है। लियू चांगशी ने आधे मिनट तक सोचा और फिर अनिच्छा से कहा, ठीक है। भले ही हम इस बार सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में न ला सकें, लेकिन हमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मैं अभी जाकर इसका इंतजाम करता हूँ। उसके साथ वह मुड़ा और चला गया। तांग शियू चुपचाप उसकी जाती हुई आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह बगल के दरवाजे से ओझल नहीं हो गया। फिर तांग शियू ने लगातार अंदर आ रहे प्रशंसकों को देखा, अपना फोन निकाला, एक संदेश लिखा और उसे शिंग ली को भेजा। हटो। न्यू वर्ल्ड सेंटर के पूर्वी द्वार के बाहर लोगों की एक लंबी कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बान रेस्टोरेंट की 2 महिला विशेषज्ञ धीरे से एक पोस्टर पकड़े हुए युवक के पास गईं, जो भीड़ के साथ आगे बढ़ रहा था। पतिदेव, क्या हुआ? बान रेस्टोरेंट की एक महिला विशेषज्ञ ने अचानक युवक की कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसके महत्वपूर्ण अंग पर दबाव डाला। जैसे ही सच्ची शक्ति का एक अंश युवक के महत्वपूर्ण अंग में प्रवाहित हुआ, उसकी पुतलियां अचानक से उड़ गईं। जैसे ही उसका शरीर अकड़ गया, दूसरी महिला विशेषज्ञ ने अपना हाथ उसके दूसरे हाथ से जोड़ा और एक तेज विलो पत्ती के खंजर को युवक की निचली पसलियों में, जहां महत्वपूर्ण जिकुआन एक्यू पॉइंट स्थित है, घुसा दिया। दरार। जैसे ही युवक की कलाई कुचली गई, उसके संवेदनशील एक्यू पॉइंट पर भी चोट लगी। आसपास मौजूद लोगों की निगाहों के बीच दोनों महिलाएं युवक को कतार के बीच से पीछे की ओर ले गईं। इस मामूली हलचल ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। जब दोनों महिलाएं उस युवक को कतार के बिल्कुल अंत तक ले गईं, तो उन्होंने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया, फिर युवक को छोड़ दिया और हाथ में हाथ डालकर चली गईं। दक्षिण द्वार। इसी तरह बान रेस्टोरेंट की 2 महिला विशेषज्ञ निगरानी में रखे गए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास पहुंची। उनमें से एक ने सीधे उसका गला पकड़ लिया। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपना गला पकड़ने के लिए हाथ उठाए, दोनों महिलाएं तेजी से 4-5 कदम पीछे हट गईं।
अभिनय। उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम लिया और जोर जोर से चिल्लाते और चिंतित भावों के बीच उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कतार के पीछे की ओर ले गए। पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार, ये सभी हत्यारा दल बान रेस्टोरेंट की 2 महिला विशेषज्ञों से मिलकर बने थे। भीड़ में भी उन्होंने चुपचाप अपने लक्ष्यों को मार डाला और बिना किसी को सचेत किए शवों को भी ले गए। अध्याय 469 भागो। न्यू वर्ल्ड सेंटर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गगनचुंबी इमारत की छत पर ओल्ड वुल्फ अभी भी वहीं बैठा था। एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था, जबकि बूढ़ा आदमी दूरबीन पकड़े हुए लगातार न्यू वर्ल्ड सेंटर के पूर्वी और दक्षिणी द्वारों का अवलोकन कर रहा था। इस पल औसत कद काठी के 2 साधारण दिखने वाले अधेड़ उम्र के पुरुष एक काला ब्रीफकेस लेकर छत पर पहुंचे। उनमें से एक ने चुपचाप ब्रीफकेस खोला और अंदर से कंप्यूटर और अन्य उपकरण निकाले। बंजियाओ, तुम्हें देर हो गई। बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया और उसे ठंडी निगाहों से देखा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जो अभी भी कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रहा था, बिना ऊपर देखे बोला, आज मेरा यहाँ आना ही मेरे लिए काफी है। अगर मेरी माँ के अंतिम संस्कार में उनका साथ देने के लिए लोग न होते तो मैं इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेता। बूढ़े आदमी की आंखों में एक निर्मम चमक उठी और उसने क्रूरता से कहा, बंजियाओ, एक बार हमारे समूह में शामिल हो जाने के बाद मरने तक तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें सबसे बेहतर व्यवहार दिया है, इसलिए मुझे निराश मत करना। बंजियाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं और जैसे ही अंग्रेजी अक्षरों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी छोटी खिड़कियां धीरे धीरे रोशन हो उठीं। इन छोटी खिड़कियों में संगीत कार्यक्रम स्थल के विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें थीं। 1 घंटे पहले श्याओ जियू ने मुझसे संपर्क किया था। उसने बताया कि हमने कार्यक्रम स्थल पर जो टाइम बम और एड्स वायरस से संक्रमित पिन रखे थे, वे सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने खोज लिए हैं और अब तक उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था। 3 मिनट पहले मैंने श्याओ जियू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। मुझे शक है कि उसके साथ कुछ हुआ है, बंजियाओ ने उदासीनता से कहा। उसकी निगाहें लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उसका शरीर अचानक कांप उठा। धिक्कार है, बाओ या मुसीबत में है, और वो दोनों औरतें। नहीं, तुसी भी मुसीबत में है। आखिर वो औरतें कौन हैं? उन्हें कैसे पता चला? तुरंत दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और बूढ़े भेड़िए दोनों ने अपनी दूरबीनें निकाली और पूर्वी और दक्षिणी द्वारों की ओर देखा। उनके अवलोकन से उन्होंने देखा कि उनके दोनों साथी 2 महिलाओं के सहारे प्रशंसकों की भीड़ से तेजी से दूर जा रहे थे। ओल्ड वुल्फ ने दूरबीन पकड़े हुए पूर्वी और दक्षिणी द्वारों के आसपास के क्षेत्र से अपनी दृष्टि हटाकर न्यू वर्ल्ड सेंटर के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत की ओर घुमाई। जैसे ही दृश्य उसकी आंखों के सामने से गुजरा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखों में घोर भय का भाव उभर आया। यह वह कैसे हो सकता है? ओल्ड वुल्फ को मौत से डर नहीं लगता था। जब तक वह हजारों लोगों को अपने साथ कब्रों तक घसीट सकता था, तब तक वह अपनी मौत को भी गौरवशाली और मूल्यवान मानता था। लेकिन बगीचे के किनारे बैठे उस व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए और कभी कभी उस 3 मंजिला इमारत की ओर देखते हुए देखकर, जहां उसके 2 साथी छिपे हुए थे, वह भयभीत हो गया। एक समय था जब कुछ आकृतियां उसके लिए बुरे सपने जैसी थीं। विदेश में बिताए उन वर्षों के दौरान उन्होंने ऐसी चीजों का अनुभव किया जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता था, वह उन कुछ लोगों से डरने लगा था, और उसके सामने खड़ा व्यक्ति तो उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक था। बूढ़े आदमी ने अपनी दूरबीन नीचे रख दी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अपना सिर घुमाकर बूढ़े भेड़िए के चेहरे पर भय देखा। हालांकि वह बूढ़े भेड़िए को कई वर्षों से जानता था, फिर भी वह हैरान था, क्योंकि इतने वर्षों में उसने बूढ़े भेड़िए के चेहरे पर कभी भय नहीं देखा था। बूढ़े भेड़िए, क्या चल रहा है? ओल्ड वुल्फ ने अपने हाथ में पकड़ी दूरबीन नीचे रख दी, दूसरे हाथ में पकड़ी पिस्तौल को अपनी कमरबंद में दबा लिया, एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, इस मिशन को छोड़ दो, अन्यथा हम सब मर जाएंगे और हमारी मौत का कोई महत्व नहीं होगा। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा, कारण? मुझे एक कारण चाहिए। बूढ़ा भेड़िया कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शैतान हुआशिया आ गया है। बंजियाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में पूछा, कौन सा शैतान? ओल्ड वुल्फ ने कहा, बंजियाओ, तुम देश के सबसे बड़े हैकर हो। अगर मुझे सही याद है तो तुमने एक बार प्लेनेट 2 हैकर युद्ध में भाग लिया था और शैतान के बारे में जानकारी हासिल की थी। तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में कितने लोग खुद को शैतान कहने की हिम्मत करते हैं? बंजियाओ दंग रह गया। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जल्दी से उसे काले ब्रीफकेस में पैक किया, फिर खड़ा होकर भारी आवाज में बोला, बूढ़े वुल्फ, क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो? क्या वह सचमुच हुआशिया आया है? बूढ़े भेड़िए ने दूर स्थित 3 मंजिला इमारत की ओर इशारा करते हुए बेपरवाही से कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो। हालांकि मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन अगर वो राख भी हो जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगा। क्या तुम हमेशा से यह नहीं जानना चाहते थे कि मेरे बाएं सीने पर वो निशान किसने छोड़ा था? वो वही था। उसने खुद हम 14 लोगों का कत्ल किया था। सिर्फ मैं ही बच पाया क्योंकि मेरे दिल की स्थिति आम लोगों से अलग थी। बंजियाओ ने दूरबीन उठाई और उस आकृति को देखते ही उसके होंठ कई बार फड़कने लगे। उसने कड़वाहट से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर है कि पास की उस छोटी इमारत में हमारे दोनों साथी शायद जिंदा नहीं बचेंगे। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम दोनों मुझे समझाओ, आखिर ये शैतान कौन है? ओल्ड वुल्फ ने कहा, शैतान जिसने लगातार 4 वर्षों तक विश्व के हत्यारों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, वह हिल्स एमिसरीज भाड़े के सैनिकों के समूह का भी नेता है। हिल्स एमिसरीज भाड़े के सैनिकों के समूह में बहुत कम सदस्य हैं। अफवाह है कि इसकी स्थापना से लेकर इसके विघटन तक सदस्यों की संख्या कभी भी 10 से अधिक नहीं हुई। लेकिन इतना छोटा भाड़े के सैनिकों का समूह भी विश्व के शीर्ष 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों में शुमार है। यहाँ तक कि पहले और दूसरे भाड़े के सैनिकों के समूहों ने भी हिल्स एमिसरीज भाड़े के सैनिकों के समूह से दोस्ती करने की इच्छा व्यक्त की है। बूढ़े आदमी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसे हथियारों के पदक्रम और भाड़े के सैनिकों के समूहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा डरा हुआ नहीं था। लेकिन बंजियाओ के चेहरे पर दहशत का भाव था। बूढ़े भेड़िए के शब्द उसके कानों में बम की तरह फटे। कुछ समय बाद बंजियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं हो सकती।
वह उस तरह का इंसान है जो बेनकाब होते ही मर जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बूढ़े भेड़िए ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे हुआशिया सरकार ने भर्ती कर लिया होगा, उसने अपनी पहचान बदल ली होगी और अब वह सरकार के लिए काम कर रहा है। चलो पीछे हटते हैं, अगर हम इस बार आत्मघाती हमला भी करें तो शायद इसका कोई खास असर नहीं होगा। बंजियाओ ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। बीप बीप। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पानी की तरह उदास था। तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और मैसेज खोला तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। मैसेज हुआंग लैंग का था और उसमें सिर्फ एक शब्द था, भाग जाओ, पलायन। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन सभी संकेत यही बता रहे थे कि यह वास्तव में खतरनाक था। यदि विरोधी सचमुच शक्तिशाली था तो भले ही वे अपना अंतिम उपाय भी इस्तेमाल कर लें, शायद उसका कोई खास असर नहीं होगा। बूढ़े भेड़िए, बाकी लोगों को पीछे हटने की सूचना दो। ओल्ड वुल्फ ने भारी मन से सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और कुछ नंबर डायल किए। उसकी भौहें इसलिए गहरी सिकुड़ गईं क्योंकि कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ हुआ क्या? ओल्ड वुल्फ ने फोन काट दिया और दूसरों के नंबर डायल किए। जब उसने लगातार 5-6 कॉल किए तो केवल एक व्यक्ति का कॉल उठाया गया। तुम्हारे तरीके बहुत साधारण हैं, रुको, मौत जल्द ही तुम पर आ गिरेगी। फोन से एक ठंडी आवाज आई और यह आवाज ओल्ड वुल्फ के शब्दों से भी पहले सुनाई दी। बूढ़े भेड़िए के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बीप बीप। उसका जवाब व्यस्तता का संकेत था, जिससे पता चलता है कि कॉल कट गई है। ओल्ड वुल्फ के होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए, उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। फिर उसने अपना फोन तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और घबराकर बोला, मुझे डर है कि बाकी सब मुसीबत में हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके भाग निकलें, जितनी दूर हो उतना अच्छा। हे मुझे डर है कि अब आपके भागने का मौका हाथ से निकल गया है। जैसे ही एक मधुर घंटी जैसी आवाज गूंजी, छत की सीढ़ियों से एक चंचल आवाज आई। तुरंत ही चारों लोगों की नजरों में सबसे पहले 2 काली बंदूकों के मुंह दिखाई दिए। उसके बाद काले सूट और नाइट विजन गॉगल्स पहने 2 अधेड़ उम्र के आदमी दिखाई दिए। बैंग बैंग, 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। बूढ़े वुल्फ और दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली थीं, को सीधे माथे पर गोली लगी और उनकी मौत हो गई। बूढ़े व्यक्ति और बंजियाओ की हरकतें पल भर में रुक गईं। उन्होंने दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों के पीछे देखा तो उन्हें एक मुस्कुराती हुई महिला दिखाई दी और उस महिला के पीछे 6 बड़े बड़े आदमी भी थे जिन्होंने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे। आपके लोग कौन हैं? उस बूढ़े व्यक्ति को व्यापक अनुभव था। जिस क्षण ओल्ड वुल्फ और अन्य 2 लोगों को गोली मारी गई, उसे एहसास हुआ कि ये लोग निश्चित रूप से सुरक्षाकर्मियों या पुलिस से नहीं थे, क्योंकि सुरक्षाकर्मी और पुलिस कभी भी इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि सीधे ओल्ड वुल्फ और उसके साथी को गोली मार दें। मुस्कुराती हुई महिला ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कौन हैं, लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि आप सब मरने वाले हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मालिक ने इतना हंगामा क्यों किया और आप जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए हम सबको यहाँ क्यों बुलाया। इस पल बंजियाओ की आंखों में भय झलक रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके पैर अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। नाइट घोस्ट, तुम हिल्स एमिसरीज भाड़े के सैनिकों के समूह के नाइट घोस्ट हो? उस महिला ने बंजियाओ को आश्चर्य से देखा और उत्सुकता से पूछा, आप मुझे जानते हैं? यह अजीब बात है, मेरी पहचान जानने वाले लगभग सभी लोग मर चुके हैं। आपको कैसे पता चला? बंजियाओ ने घबराकर निगलने की कोशिश की। उसके पैर कांप रहे थे। उसकी निगाहें बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े आदमी पर टिकीं और उसने कड़वाहट से कहा, मैंने एक बार मोस के फोरम के फायरवॉल को भेद दिया था। उसमें आपके हिल्स एमिसरीज के सदस्यों के बारे में जानकारी थी। हालांकि जानकारी कम थी, मैंने आपकी तस्वीरें देखीं और मुझे याद है। नाइट घोस्ट ने भौहें चढ़ाईं और उसकी मुस्कान गायब होते ही उसके चेहरे पर तीव्र हत्या का भाव उभर आया। उसने पिस्तौल निकाली और बंजियाओ पर तानते हुए पूछा, मोस को हमने 3 साल पहले मार डाला था। उसकी सारी डेटाबेस जानकारी भी हमने ही नष्ट कर दी थी। तुम आखिर हो कौन? बंजियाओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सेकंड बाद जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो बंदूक उसकी ओर तानी हुई थी और वह उत्तर दिशा की ओर घुटने टेक कर बैठ गया। सबके सामने उसने 3 बार जबरदस्ती प्रणाम किया और मन ही मन बुदबुदाया, माँ, आपका बेटा हजारों लोगों की जान की कीमत पर आपके साथ दफन नहीं हो सकता। आपका बेटा निःसंकोची है, अगले जन्म में भी मैं आपका ही बेटा रहूंगा। बोलने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों से डर पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह निर्ममता का भाव आ गया और उसने कहा, मेरा नाम बंजियाओ है। हैकर साम्राज्य की रैंकिंग में 4थे स्थान पर हूँ। हैकर साम्राज्य विश्व हैकर रैंकिंग 4थे स्थान पर। अध्याय 470 महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी। नाइट फैंटम ने उत्सुकता से बांजियू को देखा, आधे मिनट तक उसे गौर से निहारा और फिर सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, तो तुम वही हो जिसे मोर अवेन ने बुरी तरह पीटा था। ओह, तुम मोर अवेन को नहीं जानते, लेकिन थाउजेंड सिल्क थ्रेड को तो जानते ही होगे, है ना? मोर अवेन ही थाउजेंड सिल्क थ्रेड है, 1000 रेशम के धागे। बांजियू की आंखों में घृणा का गहरा विस्फोट हुआ। उसकी मुठियां भींच गईं और उसने भयावह स्वर में कहा, भले ही मैं प्रतिशोधी भूत बन जाऊं, मैं थाउजेंड सिल्क थ्रेड को कभी नहीं भूलूंगा। अगर वह उस समय न होता तो मैं वाई देश के खुफिया बयूरों के हाथों न पकड़ा जाता, उनके लिए काम करने के लिए मजबूर न होता, उस बदमाश शी बियाओ से न मिलता, इस संगठन में शामिल न होता और आज मुझ पर बंदूकें तनी होने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़ता। नाइट फैंटम ने ताना मारते हुए कहा, तो तुम चुपके से वाई देश के खुफिया बयूरों के लिए काम कर रहे थे? लगता है तुम मरने के और भी ज्यादा लायक हो। पफ, बंदूक से एक गोली निकली, लेकिन उसने बांजियू को नहीं मारा, उसने उस बूढ़े आदमी को मार डाला। नाइट फैंटम ने कांपते हुए बांजियू को देखा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल तुम अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम हमारे बॉस के लिए काम करने को तैयार हो? बांजियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? नाइट फैंटम मुस्कुराया और बोला, हम 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के हैं। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा मालिक कौन है। आपको बस इतना जानना है कि एक बार आप हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं तो आपका जीवन अब से हमारे मालिक के अधीन हो जाएगा। बेशक आप मना भी कर सकते हैं, क्योंकि मना करने का परिणाम नरक में जाना और अंतहीन यातना सहना होगा।
और अगर आप हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में शामिल होने का फैसला भी कर लेते हैं तो भी आपको शायद बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी या उस पीड़ा में भी आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं सहमत हूँ। बान जियू ने 10 सेकंड से अधिक समय तक विचार किया, फिर निर्णायक रूप से कहा। नाइट फैंटम ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, चूंकि आप सहमत हैं तो हमारे दल में आपका स्वागत है। वाई देश के खुफिया बयूरो से निपटना आसान होगा। बस इतना करना है कि आपके शव की एक तस्वीर वाई देश के खुफिया बयूरो के उच्च अधिकारियों के सामने पेश कर दी जाए और आपकी फाइल मिटा दी जाएगी। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, रात्रि प्रेत अचानक बान जियू के सामने प्रकट हो गई। जैसे ही उसने एक खंजर निकाला, उसकी धार फिसल गई और बान जियू की छाती से खून फूट पड़ा, जो उसके चेहरे के बाईं ओर बहने लगा। बान जियू काफी मजबूत था। उसने न सिर्फ चीख नहीं मारी, बल्कि अचानक हुए हमले के बावजूद गिरा भी नहीं। उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। तभी नाइट फैंटम ने उसकी कनपटी पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी एक तस्वीर ले लो, फिर उसे वापस ले जाओ। रात में देखने की क्षमता वाले चश्मे पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, नाइट फैंटम यह नियमों का पालन नहीं करता। बॉस का आदेश इन चरमपंथियों को पकड़ने या मारने का था, न कि उन्हें भर्ती करने का। बान जियू ने शांत भाव से कहा, हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में सैकड़ों मुख्य विशेषज्ञ हैं, जो देखने में तो शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन सैकड़ों सहायक सदस्य भी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। जब पिछले मालिक ने 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की स्थापना की थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास शक्तिशाली क्षमताएं हैं और हम उन्हें अपने लिए काम पर लगा सकते हैं तो हमें उन्हें भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। बान जियू एक बहुत ही कुशल हैकर है। इस सूचना युग में हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में केवल मो अवेन ही इस क्षेत्र में बहुत कुशल है, और उसे भी मालिक ने स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए हमारे पास ऐसे विशेषज्ञों की कमी है। इसके अलावा हमने अब बान जियू को पकड़ लिया है और अंततः उससे कैसे निपटना है, इसके लिए हमें मालिक के आदेशों का पालन करना होगा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो उसे यहाँ से ले जाओ और बॉस के आदेश की प्रतीक्षा करो। रात 8 बजे संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। झांग शिन्या के मंच पर आते ही देशभर से आए 40,000 से अधिक प्रशंसक जोरदार जयकारे और चीख पुकार के साथ उनका स्वागत करने लगे। नर्तकों के एक समूह के पीछे से धमाकेदार संगीत और जोशीले गायन की धुनें सुनाई दे रही थीं। वो गाना झांग शिन्या का था। एक सेक्शन के दर्शकों की पहली पंक्ति में हु किंगसोंग और झाओ लियांग के समूह ने अपनी ग्लो स्टिक लहराते हुए जोर जोर से झांग शिन्या का नाम पुकारा। आमतौर पर शांत रहने वाली मु वानयन भी सबके साथ खड़ी हो गई और बेहद मुस्कुरा रही थी। हालांकि एक व्यक्ति बिल्कुल असामान्य था और वह था यू काई। इस पल यूए काई लगातार चारों ओर नजर घुमाकर तांग शियू की आकृति की तलाश कर रहा था। यू काई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? देवी तो हैं, क्या तुम्हारे पास बाकी चीजें देखने का समय है? झाओ लियांग ने यू काई की बाह को धक्का दिया और जोर से चिल्लाए। यूए काई ने जोर से जवाब दिया, मैं बॉस तांग को ढूंढ रहा हूँ। तर्कसंगत रूप से ऐसे अवसर पर उन्हें यहाँ होना चाहिए। झाओ लियांग चौंक गया, फिर उसने चारों ओर देखा। तांग शियू को न पाकर वह जोर से बोला, बॉस तांग को शायद कुछ और काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह बाद में आएगा। यूए काई कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे उम्मीद है कि वह आ सकेगा। न्यू वर्ल्ड सेंटर के दक्षिणी द्वार के बाहर तांग शियू ने आसानी से अपनी सुरक्षा के लिए तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों को चकमा दिया और 1 किलोमीटर दूर स्थित 3 मंजिला इमारत के अंदर पहुंच गया। इस समय 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के सभी 40 सदस्य लौट आए थे और बेहोश बान जियू पास के एक सोफे पर लेटी हुई थी। कौन है ये? तांग शियू ने पूछताछ की। नाइट फैंटम आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, बॉस, इसका नाम बान जियू है, जो वैश्विक हैकर सूची में चौथे स्थान का हैकर मास्टर है। यह उन चरमपंथियों में से एक है जिनका आपने जिक्र किया था। बाकी सभी को हमने मार डाला, मैंने इसे जिंदा रखा। तांग शियू ने पूछा, मारे गए चरमपंथियों के शवों का क्या हुआ? नाइट फैंटम ने कहा, हमारे लोगों ने शवों को गलाने वाले तरल पदार्थ से पहले ही नष्ट कर दिया है। क्या ये शव को गलाने वाला तरल पदार्थ है? तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और वह समझ गया कि यह चीज उन्हें गु यानी या जी चिमेई ने दी होगी। सिर हिलाते हुए उसने हल्के से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसे अपने पास क्यों रख रहे हैं? नाइट फैंटम ने कहा, बॉस, गु पिछले बॉस ने जब 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की स्थापना की थी तब कहा था, जितने हो सके उतने प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करो जो किसी विशेष क्षेत्र में कुशल हों और उन्हें हमारे लिए काम पर लगाने का प्रयास करो। हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में अब सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है, लेकिन मुख्य सदस्य केवल 100 से कुछ अधिक हैं। बाकी सभी सहायक सदस्य लगभग वे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें हमने पिछले कुछ वर्षों में भर्ती किया है, इसीलिए मैंने उनकी जान बख्श दी और अब मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में कोई कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं है? नाइट फैंटम ने कहा, हाँ, मो अवेन वैश्विक हैकर साम्राज्य की अग्रणी सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन आपका उसे तबादला कर देना पड़ा, इसलिए हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में फिलहाल ऐसे विशेषज्ञों की कमी है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या मो अवेन हैकर के क्षेत्र में इतनी शक्तिशाली है? हाँ, नाइट फैंटम ने जवाब दिया। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं? बान जियू जैसे ये चरमपंथी न केवल हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के लिए खतरा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। नाइट फैंटम ने कहा, बॉस, हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट में भर्ती किए गए आधे से ज्यादा प्रतिभाशाली लोग कभी कुख्यात अपराधी थे जिन्होंने कई बुरे काम किए और अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमारे प्रशिक्षण और रूपांतरण के बाद वे न केवल हमारे 100 फीस्ट रेस्टोरेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं, बल्कि उन्होंने अपनी शत्रुता भी त्याग दी है और उनकी सोच में भी कुछ बदलाव आया है। ओल जी अंतिम कदम उठाएंगे और विशेष तरीकों का इस्तेमाल करके इन लोगों के व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव लाएंगे। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, चूंकि आपके पास उसे हमारे लिए काम करवाने का तरीका है, तो उसे आप ही संभालिए। साथ ही उससे मेरे लिए कुछ जानकारी भी निकालिए। मुझे ये जानना है कि इस चरमपंथी योजना में शामिल कितने सदस्यों को हम अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। शिंग ली आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, बॉस, मुझे आधा घंटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और मैं आपको आपके मनचाहे जवाब दे दूंगा।
तांग शियू ने कहा, अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। शिंगली ने सिर हिलाया, बांग जियू को उठाया, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था, और हॉल से बाहर निकल गया। तांग शियू खिड़की के पास गया और दक्षिणी द्वार के बाहर सादे कपड़ों में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को देखा, जो देखने में तो आराम से टहल रहे थे, लेकिन असल में गुप्त रूप से सतर्क थे। उसने कहा, आपका मिशन लगभग पूरा हो चुका है। शिंगली से पूछताछ पूरी होने के बाद अगर कोई और खतरा न हो तो आप वापस जिनमिन द्वीप लौट सकते हैं। हाँ, सभी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। 10 मिनट से भी अधिक समय बाद शिंगली एक सूची लेकर तांग शियू के पास आया, उसे सौंपते हुए बोला, बॉस, आज रात हमने जिन लोगों को मार गिराया है और उन चरमपंथी समूहों के सदस्यों की संख्या के आधार पर मैंने उनकी तुलना की है और पाया है कि 2 लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, शी बियाओ और अली। तांग शियू को याद आया कि उसने शांगरी-ला होटल में शी बियाओ और एक 17 या 18 साल की लड़की को देखा था। वह लड़की अली ही होनी चाहिए। अब वे कहाँ हैं? तांग शियू ने पूछा। शिंगली ने कहा, बांग जियू ने कहा कि उसे भी नहीं पता। केवल वही बूढ़ा आदमी जिसे हमने पहले मारा था जानता है कि शी बियाओ और अली कहाँ हैं। हालांकि बांग जियू ने कहा कि वह नेटवर्क का उपयोग करके शी बियाओ और अली के संचार उपकरणों को खोज और पता लगा सकता है और फिर उनके ठिकाने का पता लगा सकता है। तांग शियू ने कहा, उसे एक कंप्यूटर दे दो और उसे मेरे लिए उन्हें ढूंढने दो। जल्द ही बांग जियू को कमरे में लाया गया। जैसे ही बांग जियू का सामान उसके सामने रखा गया, तांग शियू ने कहा, अगर तुम शी बियाओ और उनके साथियों को ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा और साथ ही मेरे प्रति वफादार रहने का भी मौका दूंगा। बांग जियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप वही बॉस हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे थे? तांग शियू ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। बांग जियू ने तांग शियू को कई बार ध्यान से देखा और फिर कहा, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, और मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हो गया। वह सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां खटखट की आवाज के साथ कीबोर्ड पर चलने लगीं। मिल गए। बांग जियू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अपने पुराने साथियों को धोखा देने में जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। वास्तव में उसके दिल में एक हल्की सी उत्तेजना भी थी, क्योंकि वह शी बियाओ को लंबे समय से नापसंद करता था। अगर वह उसे मरवा सकता तो बांग जियू को लगा कि उसके सामने खड़े ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तांग शियू ने पूछा, कहाँ? बांग जियू ने कहा, हमारे वर्तमान स्थान से 1.6 किलोमीटर दूर, न्यू वर्ल्ड सेंटर के पश्चिमी द्वार के पास। तांग शियू ने कहा, शाबाश, हो गया। उसने तुरंत जिंगली को लोगों को लेकर वहां भेजा और खुद भी हॉल छोड़ने की तैयारी करने लगा। बांग जियू ने तांग शियू की पीठ की ओर देखा और अचानक कहा, बॉस, मैं आपको एक और जानकारी दे सकता हूँ। तांग शियू रुका, पीछे मुड़ा और पूछा, क्या जानकारी? बांग जियू ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल में एक टाइम बम लगाया गया है। अभी 8 बज चुके हैं और विस्फोट होने में बहुत कम समय बचा है। मेरा अनुमान है कि विस्फोट होने में आधे घंटे से भी कम समय लगेगा।